गर्मा गर्म चाय की खुशबू जगाए, पेपर को छोड़ो, मेरी न्यूज़ फीड क्या है, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। जी 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 जी, थैंक यू थैंक यू। फौरन उसे बजी आयशा ए की है। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। क्या है ये ए की है बजी फॉर अनुषे। ये बैंक से कोई स्टेटमेंट, लेकिन स्टेटमेंट तो अपनी ऑनलाइन मंगवा। मुझे अनुषा ने बताया था कि जैसे हर साल वो टैक्स देती है, ठीक है, अक्सर हम एक दूसरे से पूछ भी रहे होते हैं कि अच्छा तुमने टैक्स अपना दे दिया, तो हर साल ऑब्वियसली देती है, लेकिन इस साल ये हुआ है कि उसको बहुत सारे जैसे डिफरेंट शोज़ करती है वो, तो उसके अलावा काफ़ी सारे उसको प्रोजेक्ट्स मिले हैं जिसकी तरफ से अलग अलग उसकी इनकम आई है, तो वो बड़ी कंफ्यूज थी कि उसको टैक्स देना कितना है। तो उसने क्या किया है कि अपनी बैंक स्टेटमेंट मंगवाई है, और बैंक स्टेटमेंट में आई एम श्योर इसकी सारी डिटेल्स होंगी कि कितने कितने पैसे कब कब उसके अकाउंट में आए हैं, कौन कौन सी एजेंसी से, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से, ताकि वो फिर ये डिसाइड कर सके कि उसको टैक्स कितना देना है। ये तो बड़ी संभाल के रखने वाली चीज़ है। तो ये टैक्स होता क्या है, हमें क्या पता, हम तो इतने काम करते हैं, हमें तो आज तो कोई टैक्स वैक्स का नहीं पता चला। टैक्स वैक्स का नहीं पता चला। टैक्स बेसिकली आपकी जिम्मेदारी है, बीइंग अ सिविलियन, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिविलियन, कि जो भी पैसे आप कमाते हैं, ठीक है, अब आपने कोई पैसे कमा लिए, उसको आपने अपने घर पे लगा दिया, अपनी गाड़ी पे लगा दिया, उससे आपने चीज़ें खरीदी जिसको कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कहते हैं, किसी भी किस्म की ट्रांजैक्शन आपने की, उस पूरे अमाउंट पे सर्टन अमाउंट बनता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि आप देते हैं एज सच, अपने मुल्क को वापस करते हैं ताकि आपके मुल्क का जो रेवेन्यू है वो जनरेट हो सके, और इससे जो है वो मुल्क तरक्की करे, गरीब जो है वो गरीब ना होता जाए और अमीर जो है वो अमीर ना होता जाए। क्यों नसीब खान? बिल्कुल सही बोला आपने आयशा जी। इसी खुशी के अंदर ये मैं आपके लिए इकट्ठे कर रहा हूँ, ये तकरीबन 4 सफ़ों का टैक्स है जो मैंने कल पूरे पिछले हफ्ते में ड्रिंक्स बनाई है, उसकी जो चीज़ें लेकर आया था उसका टैक्स है। और यार माशाल्लाह ये इतना है कि अगर ये टैक्स मैं ना देता तो एटलीस्ट डबल इसका जूस मैं और बना लेता उसमें। तो ये आपको दे दूं मैं? हाँ, ये भी दे देना, फिर आप भी करना, ये तो मेरा मसला तो नहीं है ना। नहीं, ये तो वैसे तो अनुषा का मसला ही है क्योंकि वो ओनर है और मैं तो सिर्फ पार्टनर हूँ, लेकिन हाँ ज़रूर ये टैक्स तो हम देंगे, लेकिन आई एम जस्ट थिंकिंग नसीब खान की जो टैक्स है, जैसे एक तो होता है इनकम टैक्स और एक ही होता है इनडायरेक्ट वाला टैक्स जो कि प्रोडक्ट्स पे डिफरेंट लगा हुआ होता है, और हम जब खरीद रहे होते हैं तो उस पर लिखा हुआ भी होता है कि इतने % इसमें टैक्स एडेड है। मुझे ऐसा लगता है और बहुत सारे ऐसे लोगों को लगता है कि ओवर द ईयर्स ये टैक्स बहुत ज़्यादा है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ तुम्हें टैक्स से रिलेटेड, एक पिंक टैक्स के नाम से एक चीज़ है, और वो मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा कि पूरी दुनिया में जो पिंक कलर की प्रोडक्ट, प्लास्टिक का कंटेनर चाहिए मुझे, भर के प्लास्टिक चाहिए, भर के। हाँ भाई, क्या हाल है भाई? बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला आपके भाई को, बहुत बड़ा, पूरे पाकिस्तान को प्लास्टिक में लपेटना है यार। प्लास्टिक से के लिए अबे नया है ना, खराब ना हो जाए ना। मतलब बेहतरीन काम हो गया। ये लो यार, आयशा ये पकड़ो यार, उसके ऊपर बम भी लगा के देख के ना लगा देंगे। ये आयशा ये बिल है, सही है। ये जो पानी लेके आया था ना मैं परसों, हमारा लास्ट शो था, तो उसमें पानी लाया था मैं, ये उसका बिल है। तो पैसे दे तो दिए थे, ये एडिशनल इतने पैसे क्यों लिखे हुए हैं आपने? ये टैक्स जुगाड़ू, आपने हमारे लिए एक फेवर की थी ना कि बाकी सब आपको पानी इतने का देते हैं, मैं इतने का दूंगी, आप तो हमारे दोस्त हैं, आप तो हमारे एम्प्लॉय। हाँ तो मेरा ही कैफे है, ऐसी बात थोड़ी, फेवर ही तो किया है इसके अंदर, लेकिन टैक्स तो देना पड़ेगा ना भाई। टैक्स तो मैं अपनी जेब से थोड़ी दूंगा। तो फेवर कैसे हुआ? इतना टैक्स पानी का? बहुत टैक्स है भाई, बहुत टैक्स है, कसम से इतना टैक्स है। मैं सोच रहा हूं मैं क्या करूं। एक बात बताऊं, इतना टैक्स है, अरे इतना टैक्स है, मैं सोच रहा हूं टैक्सी चलाना शुरू कर दूं। इधर तेरे ऊपर ही है, अपने ही गिराते हैं पे बिजलियां, अपने ही गिराते हैं पकौड़ों पे चटनी, लेकिन अभी चटनी में भी टैक्स है। एक मिनट, देखो देना तो पड़ेगा। तो गाल खराब है, देख हाँ, अब हम लोग इतने भी अमीर नहीं हो गए कि ना तू हमारे ऊपर टैक्स लगाए। हम अभी तो हमने स्टार्ट ही किया है, हमारा तो टाइम लगेगा तो फिर हम आगे भाई कुछ पहले कर तो फिर सकेंगे भी ना। बचत हो जाती थी, अब जो है ना बचत नहीं है, अब ना बड़ों की बचत है ना हम छोटे जैसों की बचत है। तो अब जो है टैक्स को सीरियसली लेना शुरू करो और देना भी शुरू करो। और जुगाड़ू एक और बात कि जब आपने हमें अब प्राइस बताई थी तो आपको फिर टैक्स ऐड करके बतानी चाहिए थी ना। ये किसी भी इंसान का हक है कि वो कोई चीज खरीदे तो उसको पता हो कि उसमें टैक्स एडेड है या नहीं है, ये भी तो हमारा हक है। लेकिन टैक्स तो इनवॉइस में आता नहीं, मैंने भी आपको इनवॉइस दे दी ना, इंक्लूड बिल है इसमें, टैक्स भी इंक्लूड है। टैक्स के हवाले
हवाले से कल हमारे प्राइम मिनिस्टर की स्पीच सुनी, खुदा की कसम, जब उसने बोला था कि टैक्स को अब मैं अपनी जिम्मेदारी समझूंगा, इसके पैसों को सही जगह पे लगाऊंगा, एक हौसला मिल गया है। चल के देखते हैं देखते कि हैं क्या बोला उन्होंने टैक्स के बारे में। वो लगा दो, ये तो सॉरी थी इसने, देखो हाँ दोबारा चलाएंगे जो कभी पाकिस्तान पहले नहीं चलाया गया, वो गवर्नेंस देंगे जो कभी पाकिस्तान में पहले ऐसी गवर्नेंस नहीं आई, और वो शुरू करेंगे अपने आप से, अपने आप को इदारों के नीचे लेके आएंगे और सादगी कायम करेंगे। मैं ये जो आज आपके सामने प्लेज कर रहा हूँ कि अब तक जो हमारे हुक्मरान आते हैं वो पैसा अपने ऊपर खर्च करते हैं, शान और शौकत पे, बड़े बड़े महलात पे, इनके बैरून मुल्क दौरों में अपने ऊपर ऐशो इशरत से रहते हैं। जिस तरह हमारी रूलिंग एलीट अब तक पैसा खर्च करती रही है, कैसे लोग टैक्स देंगे? वो मुल्क जो दुनिया में सबसे ज़्यादा खैरात, 5 मुल्कों में सबसे ज़्यादा खैरात देते हैं, वो दुनिया में सबसे कम टैक्स देता है। टैक्स इसलिए नहीं देता कि लोग देखते हैं कि उनके टैक्सों के ऊपर जो हमारी साहिब इक़्तिदार हैं, रूलिंग एलीट है, वो जिस तरह बेदर्दी से उनका पैसा खर्च करती है, अपने ऊपर चोरी करती है, अपने ऊपर खर्च करती है, उनका पैसा मनी लॉन्ड्रिंग करती है, लोग क्यों टैक्स देंगे? तो इंशाअल्लाह मैं सबसे पहले आपके सामने ये प्लेज करता हूँ, आज मैं आपके सामने वादा आपसे करता हूँ, अवाम के टैक्स के पैसे की मैं हिफाजत करूँगा, अपने सारे हम खर्चे कम करेंगे। मैं आज आपके सामने कह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर हाउस ये शाहाना महल, एक वो मुल्क जो कि जिसकी आधी आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे है, वहाँ कोई मुझे शर्म आएगी कि मैं जाके प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहूँगा इतना बड़ा महल के अंदर। हमारी गवर्नमेंट फ़ैसला करेगी कि हमने प्राइम मिनिस्टर हाउस का क्या करना है, इसको हम कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, सादगी से कोई लेंगे छोटी सी जगह मिनिस्टर इनक्लेव के अंदर जिधर प्राइम मिनिस्टर रहेगा। हम सारे गवर्नर हाउसेस को पब्लिक के इस्तेमाल के लिए यूज़ करेंगे। कहीं जिस तरह नथिया गली का गवर्नर हाउस है उसको होटल बना देंगे ताकि उससे इनकम आए पब्लिक के लिए, बजाय बादशाह की तरह जाके जो साहिब इक़्तिदार है वो रहें लोगों के टैक्स के पैसे पे। हर जगह जितने भी हिल रिजॉर्ट्स पे रेस्ट हाउसेस हैं सबको कमर्शियली हम इस्तेमाल करेंगे ताकि वो पैसा बनाएं, उनके पैसे मुकामी लोगों पे लगाए जाएं। कहने का मेरा ये मकसद है कि पाकिस्तान में जो आज तक साहिब इक़्तिदार अवाम के टैक्स के पैसे पे याशिया करते रहे हैं, ये इंशाल्लाह मेरा आज आपसे वादा है कि ये मैं चेंज करूँगा। वाह, दिस इज अमेजिंग। इज व्हाट इज दिस? एक बात जो कि एक फैक्ट है और सोचने वाली बात है, आज तक बहुत सारे लोगों ने नहीं सोची होगी कि एक कौम जो कि बहुत ज़्यादा खैरात देती है वो टैक्स क्यों नहीं देती। तो हम बहुत होपफुल हैं, दुआएं अपने मुल्क के लिए हमेशा करनी चाहिए। हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह करे कि जिस इंसान की जो भी अच्छी नीयत है वो तमाम वो एक्शंस कर सके जिसकी वजह से हमारा मुल्क तरक्की करे इंशाल्लाह। और हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम टैक्स दें और हम दयानतदारी से टैक्स दें। इनफैक्ट अगर हम इसको बिजली, मैंने अक्सर ये बात लोगों को कहते हुए सुनी है कि फॉर इंस्टेंस जब आप किसी बेगर को पैसे दे रहे होते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं कि क्या पता वो इसके काबिल हो या ना हो, लेकिन आपकी नीयत पे डिपेंड करता है। तो अगर आप एक टैक्स दे रही हैं और आपकी नीयत साफ है कि जी ये अच्छे काम में लगेगा तो क्यों ना दें, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है टैक्स ना देने का, है ना नसीब? पहले आपको पता नहीं था कि यार आपका जो पैसा है वो सही जगह पर जा रहा है, नहीं जा रहा है, बिल्कुल सही जगह पे जा रहा था। तो नजर क्यों नहीं आ रहा? रियल एस्टेट हमें नजर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हम सैलरी वाले तो सारा टैक्स देते हैं अपना, ये भी है। लेकिन अब इंशाल्लाह टैक्स सही जगह पर जाएगा और सही जगह नजर भी आएगा लगते हुए, और हम देंगे, शौक से देंगे, दिल से देंगे, जितना है टैक्स उसका सही वाला देंगे। नसीब खान दिल जीत लिया, खान आपने दिल जीत लिया। क्या बोलती है? मैं जो बोलती हूँ ना कि बच्चे वैसे जो गरीबों के साथ जो हो रहा है ना, जो हो रहा है वो अब जो है ना अब सही होगा, जो क्योंकि बिजली के अब साथ यहाँ हो रहा है। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाहे दोस्त हो। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाहे दोस्त हो। आई लव यू बिजली। अगर कोई कहे कि जी आप खाना अच्छा बनाती हैं या रेसिपीज अच्छी बनाती हैं, तो ये 50% पार्टनर तो मेरी ये इसने आज ऐसा मज़े का काम किया है ना, हम सारे बड़े एक्साइटेड थे हमारे पाकिस्तान को लेके और डिसीजन को लेके। तो यहाँ पे जो है वो आवाज़ें बड़ी आ रही थी क्योंकि बिजली लहसुन, अदरक और थाई रेड चिलीज़ को कूट रही थी। तो
आज हम एक मज़े की चीज़ बनाएंगे नसीब खान। जब से मैं नेपाल से आई हूँ, आधा दिल वहाँ है आधा दिल यहाँ है। और मैं चाहती हूँ कि जो मैंने खाने खाए हैं, समझो 8 को मल्टीप्लाई करो 3 से, 26 24 कुछ होता है, उतने खाने खाएं, क्योंकि एक दिन में आप 3 बार खाना खाते हैं। उसमें से जो बेस्ट चीज़ें मुझे लगी वो मैंने इस वीक में प्लान की थी। आज हम बनाएंगे मशरूम मसाला। अरे वाह। और मशरूम मसाला इसलिए बनाएंगे क्योंकि अगर आप वेजिटेरियन हैं, नहीं भी हैं, और आप तंग आ गए हैं भाई चिकन गोश्त ज़्यादा से ज़्यादा दाल एक चेंज हो गया, तो मशरूम बनाएं। उसमें कोई हम गोश्त वोश्त शामिल नहीं करेंगे, कोई दाल चाल ऐसी चीज़ नहीं होगी। एक नया एडिशन होगा यकीनन आपके दस्तरखान पे, आपकी टेबल पे, एंड आई होप यू वुड लाइक इट। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि इसकी बेसिकली ग्रेवी बनती है। जैसे हम बड़ी मेहनत करते हैं ना कौरमे पे और चिकन के चीज़ों पे, चिकन आला कीफ पे, इतनी ही मेहनत अगर आप मशरूम्स पे कर लेंगे तो बहुत मज़े के बनेंगे। तो सबसे पहले हमने ये वाली थाई रेड चिलीज़ ली। अगर आपके पास थाई रेड चिलीज़ ना हो कोई मसले की बात नहीं है, हमने सिर्फ इसलिए ली कि इसका रंग बहुत खूबसूरत होता है। तो आप तलहार मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं रंग के लिए, और जो हरी वाली पतली मलीर की मिर्च होती है ना बिजली, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं तेज़ी के लिए। ठीक है। अच्छा, और ये पुराना ज़माना शायद आपको याद आ जाएगा कि मिर्च, लहसुन, अदरक, हल्दी भी, सॉलिड हल्दी उसी वक्त कूटी जाती थी फ्लेवर को लाने के लिए। तो ये तकरीबन बहुत तेज़ होती हैं, 2 हमने ली हुई हैं। और लहसुन अदरक भी हमने इसमें शामिल कर दिया। लहसुन के तकरीबन 6 जवे थे छोटे वाले, और अदरक के जो है वो 2-2 इंच के तकरीबन 1-2 टुकड़े थे। वो आप के टेस्ट बर्ड्स पे भी डिपेंड करता है। अच्छा, मशरूम्स हमने इस्तेमाल करनी है फ्रेश वाली। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप कैन वाले मशरूम इस्तेमाल करेंगे वो लज्जत नहीं आ पाएगी, बनेगा फिर भी अच्छा मगर परफेक्ट नहीं बनेगा। ये फ्रेश मिलते हैं। मैंने जो है ये मंडी एक्सप्रेस से मंगवाए, और ये तकरीबन मुझे इतने पड़े हैं तकरीबन 250 रुपये के, जो कि अगर आप कंपेयर करते हैं किसी भी मटन से तो एक सस्ता, एक अच्छा ऑप्शन है। ठीक है। हरा धनिया, चेरी टमेटोज मैंने सिर्फ गार्निश के लिए रखे हैं। टमेटो प्यूरे मैं वक्त की कमी की वजह से इस्तेमाल कर रही हूँ, वरना आप इसमें एक्चुअल टमाटर ऐड करके बहुत सारी भुनाई भी कर सकते हैं। हल्दी, नमक, सफ़ेद ज़ीरा, कसूरी मेथी, क्योंकि इंडियन नेपाली खाने में मेथी की बड़ी खुशबू होती है, फिर वो आपके बालों सर कपड़ों से भी आती है, वो अलग बात है, बट इसलिए हमने उसमें मेथी भी शामिल करनी है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम तेल में, गरम है तेल, ये लहसुन अदरक और मिर्चें ये ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें सफ़ेद ज़ीरा भी शामिल करेंगे। अच्छा, इसमें मैं पानी शामिल करके इसको बाद में ऐड करूँगी ज़रूर। सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दिया जी, और मिक्स करेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। तो सामान भी आ गया हमारा, क्योंकि बल्क में बनाना है मुझे आज। बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ये हमारा सामान आ चुका है मंडी एक्सप्रेस से। फ्रेश टमाटर आ चुके हैं, फ्रेश मशरूम्स, क्योंकि और भी मैं बनाऊंगी शाम में नसीब खान, ताकि हम भेज सके। अच्छा, ये 3 खाने के चमचे मैंने इसमें टमेटो प्यूरे ऐड कर दिया। आज पे कर दूंगी तेज़। जो बाज़ार वाली टमेटो प्यूरे होती है, कैन वाली, उसमें नमक होता है, तो ज़रा चख के शामिल कीजिएगा। हल्दी हम ऐड करेंगे अबाउट ½ टीस्पून, आज इसकी तेज़ तरीन में रखूँगी। और इसमें मैं ऐड कर दूँगी ये कसूरी मेथी। वेरी सिंपल, वेरी बेसिक रेसिपी, बट यू वुड फॉल इन लव विथ दिस रेसिपी। थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि ये टमेटो पेस्ट 1 खाने का चमचा, और कुछ टमाटर अगर सॉलिड मुंह में आते हुए पसंद है, मुझे बड़े पसंद है, ये मैं ऐड करूँगी तकरीबन अबाउट 10 टमेटो। साथ ही मैं इसमें ये मशरूम्स ऐड कर दूँगी। अच्छा, ये जो कच्चे मशरूम्स होते हैं पकते बड़ी जल्दी हैं बिजली, लेकिन इनमें पानी होता है, उनको ड्राई करना लाजमी है। सही, उसको आप जूसी नहीं रख सकते, रखेंगे तो वो शोरबे में पानी अलग तैर रहा होगा, टमाटर जा रहे होंगे, यू नो। वैसे बाजी बहुत से लोग जो है ना वो कहते हैं कि जी हम लोग जो है चिकन वगैरह या इस तरह की चीज़ें ना नहीं बनाते हैं, अजीब सा लगता है। लेकिन ये कि बनानी चाहिए, आपको खुद भी पता होना चाहिए कि हमारे दूसरे के जो मुल्क के लोग हैं ना वो क्या बनाते हैं और क्या खाते हैं। तो मतलब कहीं आप किसी तकरीब में बैठे हो तो कम से कम आपको ये पता तो होगा ना कि ना हाँ ये एक चीज़ है जो हमने अपने कार में बनाई है, टीवी पे भी देखी है। मेरी तरह ना हरकत करना है क्यों होता मशरूम है तो नहीं कभी खाए, मैं तो कई दफ़ा जलील हो चुकी है इस बात पे। लेकिन जब हमारे मुल्क में मिलते हैं नसीब खान तो क्यों नहीं खाते? क्यों नहीं खा रहे, है ना? बिल्कुल, जो चीज़ मिलती है अल्लाह ताला ने उसके अंदर कोई अफादियत डाली है, कोई मुफीद है जिस वजह से ये आपको पकाने को कहा गया आप खाएं। और मेरे ख्याल से नसीब को बर्दाश्त नहीं हो रहा क्योंकि वो खुद तो कुछ करता नहीं है और मुझे मारने के इशारे का। नसीब खान एक बात यार जलील करती हो मुझे। नहीं, मैंने बड़ी इज्जत दी है आपको ये कह के कि आप अपने आप अंदरूनी तौर पे बर्दाश्त करें। अभी इज्जत आप दिएगा बिजली को, पूछे क्यों? बिजली मैडम ने एक बात बोली कि बाजी आप कमाती हैं, नौकरी करती हैं, मैं भी नौकरी करती हूँ, बाजी मैं ना अपना बिजनेस खोलूँगी बहुत बड़ा, और क्योंकि मैं बिजनेस खोलूँगी सेल्फ एम्प्लॉयड होंगी
तो मुझे तो टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा। ये कहनी थी सुभान मैडम। अल्लाह, सदके जावा मैं है ऐसी सोच के। तो ये इसके बारे में जो है वो पहले तो मैं ये बड़े मज़े की बात बता दूं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई आप एक नौकरी करते हैं, ख़ास किसी ऑफिस पे जाते हैं, 9 to 5 जॉब करते हैं, व्हाटएवर, आ जाते हैं, आपकी एक स्पेसिफिक तनख्वाह है, तब भी आप पे टैक्स अप्लाई होता है। अगर आप एक स्पेसिफिक अमाउंट से जो है वो ज़्यादा कमाते हैं, विच इज़ 4 लाख रुपए सालाना, अगर आपकी आमदनी इससे ज़्यादा है तो उस पर टैक्स है। और अगर आप बिज़नेस भी करते हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, किसी भी किस्म का कोई बिज़नेस करते हैं, तो भी अगर आपकी जो आमदनी है वो एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा है, जो कि आज हम पूछेंगे भी किसी एक्सपर्ट से, तो आप पे टैक्स लागू है। भाग नहीं सकते आप टैक्स से, है ना नसीब खान? भागना नहीं भी चाहिए ना, मकसद सही है ना, मकसद तो बुरा नहीं है टैक्स का। ट्रू। अगर आप कमा रहे हो तो आप थोड़ा थोड़ा दे भी रहे हो कि आपके मुल्क की तरक्की हो, डेवलपमेंट हो, वो उस तरफ जाए पैसा आपका, तो देना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। तो बात तो ये है ना कि भाई मुझे तो इस चीज़ का नहीं पता था ना, अब पता चला है तो ये तो चंगी गल है। लेकिन बच्चे हमारे यहाँ जितने भी जैसे नौकरी पेशा जो हमारे मोहल्ले के लोग जो जाते हैं ना, हाँ। मैं तेरा हासा अभी तेरे दत्त तोड़ देना अभी, हाँ। तो वो जो जब जाते हैं ना काम के लिए, तो वो ये कहते हैं कि अगर हमारी 10,000 तनख्वाह है, हाँ। तो उसमें से तो हमारा टैक्स कट जाता है। अब उसमें उन्होंने बिजली का बिल भी देना है, गैस का बिल भी पे करना है, बच्चों की स्कूल है, फिर अगर किसी का किराए का कार है तो वो किराया भी उसको देना है, खाना भी राशन भी करना है। तो बची हाओ देखो, जब अभी बताया ना ऐशा ने कि 4 लाख अगर सालाना से कम है ना, और अगर आप ये GST में दे रहे हो, आप इधर उधर टैक्स दे रहे हो, तो आपके ऊपर टैक्स रिफंड भी अप्लाई होता है। बिल्कुल आप apply जाके अप्लाई करो कि यार मेरी तो सालाना इतनी है ही नहीं, तो आप मेरा मेहरबानी कीजिए, लेकिन अप्लाई करना पड़ता है, वो खुद नहीं घर में आके आपको देंगे। हाँ, अरे बिजली ये लो। नहीं जी, मैंने तो कई लोगों को देखा, वो बेचारे गए भी हैं, उन्होंने दरखास्तें भी दी हैं, लेकिन क्या है कि वो कहते हैं कि नहीं हम नहीं कुछ कर सकते। फिर क्या होता है, उनके पैसे जो है ना ऊपर वाले बैठ के खा जाते हैं। हाँ बिल्कुल, और ये पहले हमने जो है वो देखा है, मगर आई रियली होप कि अब ऐसा ना हो। और वो कहते हैं ना उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो अब एक नई उम्मीद जागी है तमाम लोगों में, क्योंकि एक जो है वो तब्दीली हमने देखी। तो आई होप कि अब जब हम जाएंगे और अपने हक के लिए कोई आवाज़ उठाएंगे, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि आवाज़ उठाना बिजली हमारा काम है, नंबर 1, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद देखते हैं क्या होता है, ब्रेक लेते हैं जी। बाजी नसीब खान को ज़्यादा ही नहीं खुश है। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, या फिर चाय टोस्टर हो। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, या फिर चाय टोस्टर हो। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक जी। आज हम बना रहे हैं जश्न आम इंतखाबात, और इसलिए क्योंकि इंतखाबात हो गए पूरे, तो आज मजे का मीठा सा ठंडा सा ड्रिंक बनाएंगे। तो आज की रेसिपी में नसीब खान के काउंटर पे है स्लश पंच। और स्लश पंच में क्या किया जाता है, मैंगो, स्ट्रॉबेरी जेली, बर्फ और थोड़े से मिंट लीव्स गार्निश के लिए। जल्दी जल्दी बनाएंगे मीठी मीठी सी ड्रिंक, ठंडी ठंडी सी ड्रिंक, और इसको हम सेलिब्रेट करेंगे आज मिलके। तो पहले मैंने एक आम काट के डाल दिया अपनी जादू की मशीन में डाल दी हमने बर्फ उसमें, और एक जेली, एक बोल जेली का जो है, 1 कप जेली का मैंने इसमें स्ट्रॉबेरी का डाल दिया। रंग भी आएगा और जायका भी आएगा मिक्स करके मैंगो के साथ। रेसिपी कार्ड चल रहा है आपके सामने, आप देख भी सकते हैं, नोट डाउन कर लें और मेरे साथ मिलके ये जश्न मनाए। हर बंदा अपने अपने तरीके से जश्न मना रहे हैं, कुछ मिठाइयाँ दे रहे हैं, कुछ जाके सड़कों पे नाच रहे हैं। भाई सबकी अपनी मर्जी है, सारे खुश हैं, जो नहीं भी खुश वो भी खुशी बनाए। पाकिस्तान की जीत है, और चल जाए भाई, आज चल जाए। ओह क्या कलर है नसीब खान, रेड। हाँ, रंग भी बड़ा मजे का होना है और इसका जायका भी बड़ा मजे का होना है। तो भाई मैं तो ऐसे बना रहा हूं, और आज जो हमारे गेस्ट आएंगे उनको भी सर्व करते हैं। वाह जी वाह, बन गया मजे का टेक्सचर। इसको हम सर्व करेंगे मॉकटेल ग्लास के अंदर। अरे हमारे ग्लास में तो तब्दीली आई है। Nice. आज थोड़ा सा मुख्तलिफ कर लेना, खूबसूरत वो लंबे लंबे वाले। हाँ, थोड़ा गार्निश भी करेंगे। वाह, गार्निश सो रिफ्रेशिंग। वाह, और तैयार हो गया हमारा ड्रिंक। ये लो भाई, रेडी टू ड्रिंक एंड सर्व। जैसे हम बोलते हैं टटड़े। ड्रिंक हमारी रेडी है। अच्छा, मशरूम मसाला भी हमारा बिल्कुल रेडी है। हरा धनिया काट के मैंने रखा हुआ था, जीरे को भून लिया था, भून के चॉप कर लिया है। अब हाथ से ऐसे जो है वो इसको
छोटा छोटा सा भी कर सकते हैं, कूट सकते हैं आप, इसको हवादस्ते में कूट सकते हैं। ये हम ऐड कर देंगे चूल्हा बंद करने के बाद। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रेड और ग्रीन का हमें मज़े का खूबसूरत कॉम्बिनेशन चाहिए देखने में भी, और आपको पता है हरे धनिए का और ज़ीरे का जो एक कॉम्बिनेशन है ना, दैट इज़ जस्ट ब्यूटीफुल। तो ये हमारा मशरूम मसाला हो चुका है तैयार। आपकी डिश की लज्जत इस बात पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि जो भी आपके इंग्रेडिएंट्स हैं वो कितने ज़्यादा फ्रेश हैं। मशरूम्स जब आएँ, कोई सब्ज़ी आपके घर में आती है, गोभी है, गाजर है, आलू मैं नहीं कहूँगी, लेकिन बाकी की सब्ज़ियाँ जो यूजुअली हम फ्रिज में रखते हैं, कोशिश करें कि अगर कोई ख़ास स्पेशल चीज़ बनानी है ना, उसी दिन बनाएं जिस दिन वो सब्ज़ी आई है, ताकि एक तो वैसे ही वो दुनिया भर से घूम फिर के आ रही है, ताकि वैसे बच्चे बात बताएं, ये जो आपने मशरूम के साथ बनाया है, हाँ। क्या हम किसी और भाजी के साथ बना सकते हैं? जैसे गोभी है, टींडे हैं, लौकी है, उसके साथ बना सकते हैं। जैसे आप मेरे दिल की बात कैसे कह देती हैं, और आप क्यों चाहते हैं कि मैं आपसे इतना प्यार करूं जितना मैं और किसी से ना करूं। टींडे, लौकी, शलजम, ये सारी वो चीज़ें हैं जो मेरे हिसाब से ट्रस्ट मी बहुत अंडररेटेड है। हम कहते हैं ना टींडे कौन खाएगा, अगर आप टींडों को इतने प्यार से इस शक्ल के साथ बनाएं कि जी लाल लाल उसका शोरबा हो, मसाला हो, कौन नहीं खाएगा? ट्रस्ट मी कौन नहीं खाएगा। मेरे घर में बिजली हमेशा से लड़ाइयाँ होती हैं कि कौन टींडे खा गया, ये मेरे टींडे थे। ट्रस्ट मी, हम गोश्त पे इतना नहीं लड़ते, बिकॉज आपकी नंबर 1 आदत पे डिपेंड करता है, नंबर 2 कि ओवर कुक किसी भी सब्ज़ी को ना करें। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि इंडियन जो खाना होता है उसमें थोड़ा सा सब्ज़ी को ज़्यादा पका देते हैं, पाकिस्तानी खाने में भी थोड़ा सा ज़्यादा पका देते हैं, मगर नेपाली मैंने देखा सेम फ्लेवर्स लाइक वही लाल मिर्चें, वही नमक, वही हल्दी, थोड़ी सी हींग भी ऐड करते हैं, मगर वो लोग सब्ज़ी को इतना पकाते नहीं हैं। जितने भी खाने मैंने खाए, नसीब खान गाजर दिखाई दे रही थी, आलू नज़र आ रहा था, गोभी नज़र आ रही थी, और ये चीज़ मैंने उनके मिजाज में भी देखी, क्योंकि वो लोग सब्जियां ज़्यादा खाते हैं। टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका ख़ासतौर पे मर्दों में एक स्पेसिफिक लेवल से बढ़ता नहीं है, तो आपके मिजाज में भी नरमी आती है आपकी ठंडा मिजाज अच्छी होने से। और एक और चीज़ कि देखो, अब टींडे तो आपने बना लिए, अपने घरेलू टींडे, लौकी, शलजम सब चीज़ों से बना सकते हैं, मगर कोई फ़ायदा नहीं अगर आप उसमें बहुत सारा तेल ऐड करें। उसको गौर से देखें, मैंने इसमें तकरीबन 2 खाने का चमचा तेल शामिल किया और उसी में सब चीज़ों को भूना है। आपका नॉन स्टिक पैन इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, जो आपकी सेहत अच्छी करने में आपका साथ देता है कि जी ये पैन आपने ख़रीद लिया, एक पूरा सेट एक बार अच्छी सी इन्वेस्टमेंट करके ख़रीद लिया और कम से कम तेल में खाना बनाएं, तो ये बड़ा ज़रूरी है नसीब खान। एंड आई हैव ऑलवेज बाय द वे सीन यू हैविंग हेल्दी फूड। आप वर्कआउट भी करते हैं, तो मैं चाहूँगी आप सबको बताएं कि कितना ज़रूरी है ये सेहत के लिए। नहीं, बिल्कुल आपकी जो रूटीन है ना वो बहुत जरूरी है, जिसमें खाना भी आता है, वर्कआउट भी आता है, सोना वक्त पर आता है, ये सारी चीजें जो है ना मिलके जो है ना आपको आपका ये मिजाज बेहतर करती है। एक चीज मैं और आपके साथ ऐड करूँगी। जी बिल्कुल, आप कीजिए। जी, ये जो दोपहर तक 2 बजे तक सोने का सिस्टम है ना, इसको ख़त्म कर दें। अगर आपकी छुट्टी भी है तो आप 2-2, 3-3 बजे तक पड़े सो रहे हैं, पूरी रात जाग रहे हैं, तो अगर आप सुबह 7 बजे भी उठ जाते हैं तो कोई मसला नहीं है। आप ऐसे जलील कर रही हो, कल परसों तो जरा डिफरेंट डे था ना, वो तो जरूर मजबूरी थी पूरे पाकिस्तान की उठने की रात 2-2 बजे तक। तो अभी जाने दो, वो तो 2 दिन की, खैर है। मैं तो वैसे आम रूटीन की बात कर रही हूँ कि वो कहते हैं संडे है तो हम देर तक सोएंगे, सैटरडे है तो हम देर तक सोएंगे फिर उठेंगे नहीं। जो आपकी वैसे भी टाइमिंग है, सुबह 7 बजे अपने उठें, आप 10 बजे से 9 बजे तक सो जाएं। ज़रूरी है आप लोगों ने जागना है बिला वजह, फालतू में जाग रहे हैं तो टीवी देख रहे हैं। जागने के कॉन्सेप्ट मैं जरा समझा तो इसके बारे में मैंने थोड़ा सा पढ़ा था। इंग्लिश टर्म है जिसका नाम है स्लीप डेट। डेट होता है ना कि वो जिसको कर्जा। स्लीप डेट क्या होता है भाई? ये आपके जिस्म को ना 7 घंटे की नींद चाहिए होती है रात की। सुबह की अलग होती है, रात की अलग होती है। रात की 7 घंटे की नींद चाहिए होती है। अब होता क्या है, अब आप मंडे को सोए, सपोज आपने 1 घंटा कम नींद पूरी की अपनी, ठीक है, मंडे को सोए 6 घंटे, उठ गए, सुबह आप उठे, आपने कहा नहीं ठीक है यार सब कुछ सही है। ट्यूसडे को भी आपने ये किया, एक घंटा आप कम करते रहे अपने जिस्म के लिए। अब आपके ऊपर नींद का कर्जा है 7 घंटे का जुमे के दिन। हफ्ते को आपको खुद ही महसूस होना है ये कि अजीब थकावट हो रही है, कोई पता समझ बीमार हो रहा हूं, जुकाम हो गया है, ये ऐवी बैठे बिठाए नहीं हो गया। आपका कर्जा है आपके जिस्म के ऊपर, क्योंकि आपने 7 घंटे की नींद पूरी नहीं की। तो फिर जब वो जो इतवार के दिन आप कहते हो ना कि लेट तक सो रहे हो, वो आप अपनी मर्जी से नहीं सो रहे, वो आपका जिस्म कह रहा है कि सो बचे, अब तुम पूरी करोगे नहीं। और अगर आप पूरे वीकडेज में अपनी नींद पूरी करेंगे तो ये वाला कर्जा फिर आप पे आएगा ही नहीं, तो आपको चुकाना ही नहीं पड़ेगा, तो आप संडे को जल्दी हो जाएंगे। दैट मेक्स सेंस। ब्रेक लेते हैं और नसीब खान
इसको नहीं समझ आनी है कभी कि हम लोग कैसे जाते हैं। हम इसने वही अपनी एक किधर जाते ब्रेक 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 जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, या फिर चाय टोस्टर हो। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, या फिर चाय टोस्टर हो। बड़े मज़े की चीज़ है। तू मैं करने में तो नसीब खान किसी से पीछे नहीं है, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो अनूशे हो, चाहे वो मैं हो। जुगाड़ू आपका भी वैसे कुछ ऐसा ही हाल है, लेकिन आप तू मैं नहीं करता, मैं करते सो। हाँ तुझे जोक मारे। तू मैं का सेगमेंट हमारा हो चुका है स्टार्ट, ठीक है, क्योंकि हम टैक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं कि दो ये अलग अलग लोग हैं, और ये जो अलग अलग लोग हैं इनमें से जुगाड़ू आप है अथॉरिटी और आप है सिविल सेक्टर। मजबूत मंजूर है, मजबूत रहो। कबूल है, चले जी। अथॉरिटी ऐसी दिखती है। सवाल इस तरह के कुछ होंगे, टैक्स क्यों नहीं देना चाहिए, क्यों देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, किसको देना चाहिए, कब देना चाहिए, कहाँ देना चाहिए, इस तरह के कुछ सवाल होंगे। तो पहला सवाल आप दोनों से मैं कर रही हूँ, और जिसको भी ऐसा लगता है कि उसका पॉइंट बहुत ज़्यादा वैलिड है, बहुत ज़्यादा मज़े का है, वो जीत सकता है, या बस उसको ऐसे शुरू में स्टार्ट करना है तो कर लें। अच्छा, पहला सवाल ये है कि आपकी जो टैक्स कलेक्शन 2018 के लिए है अभी तक कैसी रही है, क्या आप उससे खुश हैं, मुतमईन हैं या नहीं? माशाल्लाह, क्या बात कही आपने। इस साल हमने जी आपने कोई 15.5% जो है पिछले साल से बेहतर टैक्स रिकवर किया। तालियां बजाएं जी। तालियां इस पे तो होनी चाहिए। 15.5 इज ग्रेट अमाउंट, इज अ ग्रेट अमाउंट, ग्रेट अमाउंट। खुश है आप? पिछले साल हमने 25 रुपए किए थे, इस बार 29 रुपए हम लोगों ने कलेक्ट किए टैक्स की मद में। आप क्या कर रहे हैं? दिस इज अथॉरिटी। मैं आपको बताऊं अथॉरिटी का हाल क्या है। इन्होंने दुरुस्त फरमाया। हाँ। बात उन्होंने सही की है कि पिछले साल से ये भी मान गए, पहले सवाल में ही मान गए कि मैं बेहतर हूं। आगे वो कुछ कह मैं आपको आगे भी कुछ बताने लगा हूं। पिछले साल से इन्होंने 15% ज्यादा रिकवर तो जरूर किया है, लेकिन IMF के मुताबिक अगर आपको हर साल ग्रोथ के साथ चलना है, जीडीपी में जो आपके मसले मसाइल इकट्ठे हो रहे हैं उसके लिए पैसे पूरे इकट्ठे करने, तो हर साल आपको 19% टैक्स रिकवर करना है। ये 4% के डेफिसिट में है। और ये बात करते हैं कि पिछले साल से इन्होंने बड़ा बेहतर किया है। यार ये आपको मतलब या तो गोल्स नहीं पता, या आप गोल्स की तरफ जा नहीं पा रहे। आपका कहने नहीं, मतलब -1+1 आपका ये नंबरबाजी नहीं होती है, ये पहली दफा कर रही। खैर मेरी बात सुने, देखें बात का मुझे जवाब देने दें इनको। देखिए सर, हमेशा चीजों को बेहतर नजरिए से देखना चाहिए, ठीक है जी। पिछली दफा 10 था, इस बार 15 है, आगे 16 होगा, 17 होगा, 18 होगा, 19, ऐसे मिल बांट के काम होगा ना। मतलब ऐसे थोड़ी 19 पे छलांग मार दे, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं हम। अच्छा ना, जरा बकवास नहीं करनी आपने हमारे साथ। ये अथॉरिटी का हाल है कि ये अपने स्टैंडर्ड्स के मुताबिक रेस करेंगे, जो दुनिया के स्टैंडर्ड्स है और जो पाकिस्तान की जरूरत है उसके मुताबिक नहीं। मैं भी आपके लिए तालियां बजाता हूं। स्पीड थोड़ी स्लो है, और हमेशा ऐसा तो नहीं होता कि टर्टल जीतता है। तो मैं थोड़ा साइड पे हूँ, आप हमें कॉल करके बता सकते हैं आप किसकी साइड पे हैं। अच्छा, तो ये आर्ग्यूमेंट, सॉरी टू से, जज बन जाती हूँ मैं, ऐसे एंड हुआ 1। आई नो आप पॉइंट्स नहीं देते, पर मैं तो दूंगी, ऑडियंस तो देगी 1 -1। ओके, दूसरा सवाल ये है कि आपका सबसे बड़ा कंसर्न क्या है जब टैक्स पेमेंट या कलेक्शन की बारी आती है? पता नहीं जिन लोगों ने पैसे किधर छुपा के रखे हैं, निकालते ही नहीं है, कहाँ बैठे हैं। पैसे देंगे तो इधर डेवलपमेंट होनी है। हम लोगों ने देखे, ये लोग टैक्स देंगे तो हमने हम लोगों ने अपार्टमेंट मतलब हम लोगों ने मुल्क के डेवलपमेंट पे लगाने, रोडों पे लगाने। अभी इन्होंने देखे, मेरी बात सुने, इस दफा जो है कोई 1.2 बिलियन लोगों ने जो है, वो बिलियन ही है ना भाई, तूने लिख के दिया ना, मैं सही बोल रहा हूँ ना? चलो बहुत ज्यादा है, बहुत कम बोलते हैं। 1.2 मिलियन है कि बिलियन है? कितना था यार? बिलियन होगा, क्योंकि कम ही लिया आप लोगों ने टैक्स इस साल। तो ये इतने लोगों ने दिया है कोई, लेकिन बात सारी ये, स्टेट बैंक जो हमारा कैलकुलेटर है माशाल्लाह से, उसने मुझे बताया है खास तौर पे कि कोई 52 पॉइंट या 57 पॉइंट लोगों ने अभी देना है। वो यार ये लोग देंगे तो हम लोग लंदन में फ्लैट की जगह बंगला, क्या बोल रहा हूँ मैं यार, मतलब कि हम इधर डेवलपमेंट करेंगे, रोड बनाएंगे, यूनिवर्सिटियां बनाएंगे, पैसे आएंगे तो सब ये कुछ कहते हैं कि इनको 1.2 मिलियन लोगों ने टैक्स दिया है, जबकि स्टेट बैंक के मुताबिक 52.7 मिलियन लोग हैं जो एम्प्लॉयड है, सैलरी से मतलब कोई ना कोई उनको पैसे मिल रहे हैं। ये आप कह रहे हैं, तो भाई क्यों पैसे दें आपको? आपने कौन सा डेवलपमेंट कर ली है? और उल्टा आप आते भी, हम सैलरी लोगों की काटते हो टैक्स, बिजनेसमैन की काटो, इंडस्ट्रियलिस्ट की काटो, और आप एग्रीकल्चर सेक्टर में उनकी काटो जो सबसे ज्यादा रिसोर्सेज लेते हैं। चलो कम काटो, कुछ तो काटो। तेरी तस्वीर ले रहा हूँ बेटा, मतलब अच्छा, और सब छोड़ो। और हम पैसे और हम टैक्स आपको क्यों देते हैं कि आप अपने
पीएम ऑफिस का जो बजट में आपने अभी अप्रैल में जाते जाते क्या किए, 5% से 8% एक्सपेंडिचर कर दिए, 3% बढ़ा दिया है। तो जाहिर सी अब बात आपके है, खर्चे प्राइम करने के लिए मिनिस्टर का भी टैक्स दिल दें। करता है अच्छी जगह से खाना खाए, मतलब वो के दाल रोटियां ही हमारा ख्याल है मुल्क कौम की जो होती है ना, कौम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पीएम का ख्याल रखे। पीएम नसीब खान, दाल रोटी में क्या मसला है? हमें तो मसला नहीं ना, ये अच्छा वो कहते टैक्स देते नहीं है, जो टैक्स दे रहे हो उसके साथ क्या कर रहे हो, और आप ले भी सारा वो जो आपने कहा ना कि आपका बड़ा इस साल टैक्स कलेक्शन ज्यादा हुई है, टैक्स नहीं वो देते भी हैं। हमारी बलबूते पे हुई है, सैलरी वाले लोगों पे 100 रुपए वाले टैक्स से कार्डों हम से जाते हैं। आपके 100 के कार्डों से हमने टैक्स काटना पड़ता है, हमें वहां से खाली ओ मिलता है यार, टैक्स बात हमें, उसके करते हो। अलावा आप लोग हमें टैक्स नहीं देते हैं। बातें करा ले आपसे बंदा। बातें हाँ। अगर मैं बायस्ड हो रही हूँ तो आप कॉल करके बता सकते हैं, लेकिन ही हैज़ अ पॉइंट, यू डोंट हैव अ पॉइंट। अभी तक आपको कोई एक चीज़ भी गिनवा नहीं पाए कि जी अगर आपने टैक्स दिया है तो ये हमने यहाँ लगाया है, ये देखे ना, लगाया है ना? कहाँ लगाया किधर लगाया है? 2 फ्लैट लिए लंदन में। बातें अच्छा, करा, और लंदन में फ्लैट लेना आसान है कोई? उस फ्लैट में आवाम रहती है? रह जाके हमने मना किया है, रहते हैं अकरम और नसीर रहते हैं उधर, सफाई करते हैं, वो भी पाकिस्तान की आवाम है। जिस दिन आपने दिखा दिया कि आप टैक्स को सही जगह पे इस्तेमाल कर रहे हो ना, जिस दिन आपने दिखा दिया कि यार हमारे पैसों से ये चीज बनी है, ये अस्पताल बना है, अपनी जात चल पे रहा नहीं है, लगाया, अच्छा बाल चल नहीं रहा है। कटवाया मैंने कभी। उस दिन खुद आके हम आपको टैक्स देंगे, आपको नहीं मांगना पड़ेगा, हम खुद देंगे कि भाई ये लो यार, ये पैसे सही जगह पर जा रहे हैं। और भाईजान आपने अभी एक बात की थी कि टैक्स कहाँ जाता है, ये लोग नहीं पैसे कहाँ जाते हैं, लोग छुपा के रखते हैं, पता नहीं चलता। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के नाम से ना डिपार्टमेंट्स होते हैं, हर मुल्क में होते हैं और बहुत बड़े डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो पता चलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उसके बाद एक्शन क्या होता है ये बात है। तो हालांकि इस जगह पे आके मुझे न्यूट्रल होना चाहिए, लेकिन जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। यस, ठीक है। अच्छा जी, अब सवाल है कि एक स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई गई, इधर बात करें ना अभी आके, ये हमारा पॉइंट प्लस आया अभी। चले क्या क्या सवाल पता क्या है? क्या सवाल पता क्या है? अभी सवाल करती हूँ। टैक्स एमनेस्टी स्कीम एक जो है वो अनाउंस की गई, क्या है वो स्कीम और वो आपने क्यों अनाउंस की, क्या जरूरत पड़ी थी? याद देखिए, जो एमनेस्टी स्कीम हम लोगों ने बनाई है, सही है, हंसने देखे आप बोले तो सही, एमनेस्टी स्कीम तो हम कर रहे हैं, एमनेस्टी स्कीम निकाली है आपने। वो एमनेस्टी स्कीम निकाली है ना हम लोगों ने। मिस्ट्री स्कीम कहते हैं। स्कीम और स्क्रीम यानी चीखना और स्कीम, तो अभी सुनते हैं दोनों का। एमनेस्टी स्कीम हमने बनाई है। देखे उससे होगा क्या कि जितने भी आप लोग हैं, सारे के सारे अपने सारे पैसे असासे डिक्लेयर करें, सारे पैसे ला के दें हमें, जो भी एक उसमें अमाउंट होगी छोटी सी वो हम ले लेंगे, जो एक फीस होगी, उसके बाद जो भी फिर आप लोग काम करते रहे उसमें से हम टैक्स लेते रहेंगे। इस तरीके से हम पुराने सारे हिसाबों को क्लोज करके सारे पैसे लेके बाहर मतलब के सारे पैसे लेके देखिए सिर्फ पैसे वापस आएंगे। जब खजाना भरा होगा तो फिर बल्ले बल्ले नहीं, आवाम के बल्ले बल्ले के लिए बता देते कुछ। मैं आपको बताता हूँ ये एमनेस्टी स्कीम इन्होंने क्या निकाली है। ये कहते हैं एमनेस्टी इनका स्कीम। पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भाई कुछ आए ये उससे बेहतर है कि कुछ ना आए। तो ये उन लोगों के पीछे जा रहे हैं कि जिन्होंने पहले अपने एसेट्स डिक्लेयर नहीं की। वो कहते हैं भाई आपके पास जितना मर्जी है आप डिक्लेयर करो, एक फिक्स वो दो हमें टैक्स, उसके बाद से हम रीस्टार्ट करेंगे आपका। सर मुझे एक बात बताओ, हम पागल लगते हैं? मैं नहीं बता। मतलब मैं जो सैलरी पे, आप मेरी सैलरी पे काटी जा रहे हो, मेरी हर तनख्वाह के बाद मेरे पास इतना नहीं रहता कि मैं बिजली का बिल भर सकूं। आपने उल्टा उनको फायदा दिया जिन्होंने करोड़ों के हिसाब से बना लिए हैं। अब आप उनसे कुछ हजारों में या कुछ लाखों में लेके टैक्स उनको बख्श दोगे तो कुछ तो यार कुछ सोचा करो यार। पहले उनको निकाल के फायदा उनको दे रहे हो आप। हम घिसे पिटे हमेशा जाए, हर साल दे रहे हैं टाइम पे, हर बार हमने आपको वक्त पे टैक्स दिए, पूरा टैक्स दिए जितना मांगा है आपने। अब आप किनको बचा रहे हो? वो जिन्होंने आपको कभी भी नहीं दिया, वो जिन्होंने आपको कभी बताया भी नहीं कि उनके पास कितना एसेट्स है। और यार कुछ शर्म कर यार। देखें बात सुने मेरी, गौर से सुने। आपके पास कुछ आ नहीं रहा है, आपको पता है उस जगह से आपको कुछ मिलना ही नहीं है, तो थोड़ा बहुत लेके हिसाब किताब बना के आ ही रहना। मुल्क के खजाने में आएगा तो किसके काम आएगा है? हमने अवाम के काम तो आ नहीं रहा। अवाम के काम आएगा जी, ऐसी बात नहीं है। आप जाके चेक करें हमने कितनी रोजी दी हुई है, कितने लोग काम कर रहे हैं पीएम हाउस के अंदर, आपको पता ही नहीं है। हम थोड़ी वहाँ काम कर रहे हैं। चले मान लिया काम कर रहे हैं गवर्नमेंट में या फिर किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में। मगरिब में जब हम देखते हैं, मगरिब में सूरज ग्रूप होता है, बस मगरिब में जब हम देखते हैं कि एक स्पेसिफिक अमाउंट दिया जाता है टैक्स की सूरत में, और वो लोग ये बोलते हैं कि बहुत ज्यादा अमाउंट होता है, वो कोई कम नहीं होता। एजुकेशन उनको फ्री होती है, सबसे बड़ी चीज हेल्थ की बहुत सारी फैसिलिटीज उनके लिए सारा फ्री है जी। ऐसी कितनी चीजें हैं हमारे पास जो हमें मुफ्त हासिल। हेल्थ फ्री है जी। कैसे? जिना अस्पताल जाएं आपको फ्री है भाई। बहुत सारे अस्पताल ऐसे होते हैं जिसमें ऑपरेशन के बाद वो कैंची भी वहीं रहने देती हैं, ये हाल होता है। क्या बोलेंगे? तो फ्री है ना कैंची, इसलिए रहने देते हैं।
हम बोलते हैं जिसका ऑपरेशन अपने औजार साथ ले जाए वो। कैंची फ्री है लेकिन जिंदगी फ्री नहीं है। नसीब बात खान करते हैं यार ये अब एमनेस्टी स्कीम ना रिकवर आप सही जगह से कर रहे हो ना आप सही अमाउंट कर रहे हो, आपसे रिकवर आप करें, उनको बचा रहे हो आपसे जो रिकवर आपको करें। देते तक नहीं 22,000 है। तनख्वाह आप मुझे सिर्फ ये बोलें, आप सिर्फ ये बोलें, क्या ये सही है? बिल्कुल बेहतरीन है, बिल्कुल सही है। हम कर रहे हैं, हमें पता है क्या करना है, ठीक है जी। हमें ना सिखाया कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है जी। दिस इज द अथॉरिटी। क्यों ना सिखाएं वो आपको? टैक्स तो वो दे रहे हैं, अगर वो कोई बात बता रहे हैं तो क्यों नहीं बता सकते? बस जी सिर्फ ये टैक्स लेते हैं, उसके बाद कुछ जवाब दे इन्होंने नहीं, वो कहते हैं भाई हमारा काम लेना है बस। देखे आपके टैक्स का हिसाब, छोड़ो यार, मैं आपसे बात ही नहीं करता, मैं आपके मुंह नहीं लगता हूँ, ठीक है? आप ऐसी बात कर रहे हैं, मेरी आप तनख्वाह देखे ना, आपको पता लगे। गाइस एक मिनट रिलैक्स, इस पूरे 12 मिनट में कोई ऐसा पॉइंट्स आप बाद में बताइएगा, क्योंकि 12 मिनट आपने वेस्ट कर दिए, एक पॉइंट भी आप नहीं बता पाए। ब्रेक लेते हैं, हमारे पास पॉइंट यहाँ से 0, हमें पता है, यहाँ से हमें पता है जी, हमारे पास अब आपको समझाया कुछ नहीं पता है। जीवन जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाहे दोस्त हो। जीवन जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाहे दोस्त हो। वेलकम बैक। टैक्स देना चाहिए नहीं देना चाहिए, बहुत सारे लोग ऐसे वाकई में एग्जिस्ट करते हैं जो कहते हैं हम क्यों दें भाई टैक्स। वेल अभी हमने इस पे इतनी बात की, जो है वो कुकिंग भी हुई, लेकिन अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बीइंग अ गुड सिविलियन, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिविलियन, कि हम खुद भी जानें कि बेसिकली टैक्स किन लोगों को देना चाहिए, किन के लिए मैंडेटरी है, किन के लिए मैंडेटरी नहीं है, टैक्स कितने मे बी किस्म का हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एज ए सिविलियन हमें पता ही नहीं है। जब अवेयरनेस ही नहीं होगी तो एक्सेप्टेंस भी नहीं आएगी। तो इसी वजह से हमने एक बहुत स्पेशल गेस्ट को हमारे पास बुलाया है, जिनसे हम जानेंगे ये तमाम सवालात। और आप हमें कॉल्स भी कर सकती हैं, कोई स्पेसिफिक अगर सवाल है कि जी मेरी इनकम ये है, क्या मुझ पर टैक्स लागू होता है नहीं होता, किस तरह से मैं इंटरनेट पर खुद जाके ये देख सकता हूँ कि कितना टैक्स मुझे पे करना चाहिए, ये तमाम सवालात आप हमारे गेस्ट से भी कर सकते हैं। बिल्कुल, यू मोस्ट वेलकम। और हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर शब्बर जैदी, AF फर्गूसन एंड कंपनी से। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू सर? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपने कीमती वक्त में से यहाँ आए हैं, एक वक्त निकाला है, और बहुत सारे सवाल हैं सर आपके लिए। सबसे पहला सवाल तो ये है कि बहुत बड़ा डिफरेंस है ईस्ट में और वेस्ट में। जब हम यहाँ रहते हैं और हम हमेशा बोलते रहते हैं कि जी हमें ये नहीं है, हमें पानी मैसर नहीं है, हमारे पास जो है वो अकोमोडेशन हमारी वैसी नहीं है, हमारी इकॉनमी वैसी नहीं है। सर मगरिब की तरह क्या हम टैक्स देते हैं वैसे? देखिए जो टैक्स है ना, ये जो टैक्स के जो जहाँ से ये शुरू हुआ है सिलसिला जी, उसमें एक इंग्लिश टर्म है कॉस्ट, टैक्स इज़ द कॉस्ट ऑफ सिविलाइजेशन। ओके। जब आप टैक्स देते हैं तो आप तहजीब को ख़रीदते हैं, यू नो यू बाय सिविलाइजेशन। एक तहजीब होती है ना, हर सोसाइटी की एक तहजीब होती है जिसमें सोसाइटी ज़िंदा रहती है। उस तहजीब में शामिल है कि उन आदमियों को हुकूक मिले, उन्हें पानी मिले, उन्हें बिजली मिले, उन्हें घर मिले। ये तहजीब है, इंसानी तहजीब है। तो उस तहजीब की कॉस्ट अदा करनी होती है। ठीक। तो तहजीब की कॉस्ट होती है, वो टैक्स होता है। इसका कोई ताल्लुक़ किसी मज़हब या किसी फ़िरके या किसी निज़ाम से नहीं है। अगर आपने सोसाइटी को चलाना है एक सिविलाइज तरीके से, तो फिर आपको सबको मिलकर कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। कौम कंट्रीब्यूट करती है, और जो कंट्रीब्यूट करती है सारा मिलके, तो उस कंट्रीब्यूशन को टैक्स बोलते हैं। उसमें जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये होता है कि जो जिसके पास आमदनी कम है वो कम टैक्स देता है, जिसकी आमदनी ज़्यादा है वो ज़्यादा टैक्स देता है, और वो उस तरह से सोसाइटी का बैलेंस किया जाता है। ठीक। तो टैक्स एक्चुअली इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द वेलफेयर स्टेट एंड सोशलिज्म। ऑलराइट। सोशलिज्म को हम समझते हैं कि ये कोई ताल्लुक़ किसी एंटी कैपिटलिज्म से। सोसाइटी जो है वो जब रहती है, जब कोई सोसाइटी में एक बैलेंस होता है। True. तो टैक्स इज़ द कॉस्ट ऑफ सिविलाइजेशन। हमें बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि मुसलमान सोसाइटियाँ तहजीब से दूर रही हैं। ओके। ये ट्राइबल सोसाइटियों की तरह ऑपरेट करती रही हैं। और जो भी आज टैक्स का निज़ाम आप देख रहे हैं, जो टैक्स जिसको आप टैक्स कहते हैं, जो कुछ भी आप समझते हैं, ये निज़ाम अनफॉर्चुनेटली हमने अपने हेरिटेज से नहीं उठाया। ये निज़ाम हमने अपने कॉलोनियल निज़ाम से, जो कि दुनिया का बेहतर निज़ाम है, वहाँ से अडॉप्ट किया है। ओके। तो हमारी सोसाइटी ने इस सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं किया है। अगर आप डीपली देखें ना, डीपली गौर करें,
तो सोसाइटी ने टैक्स सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं किया है। ओके। इसलिए हमारी डिमांड तो है कि हम टैक्स दें, टैक्स होना चाहिए, फैसिलिटी होनी चाहिए, मेडिकल का खर्चा होना चाहिए, बट हमारे अंदर से वो डिज़ायर या वो अर्ज या वो सोशल प्रेशर नहीं है कि लोग टैक्स दें। सर जैसे आपने अभी सोशल प्रेशर की बात की और आप जो ये कह रहे हैं कि हमने एक्सेप्ट नहीं किया, तो बहुत सारी चीज़ें हमने बहुत सारे माशरों में देखी हैं जो एक्सेप्ट आप बेशक दिल से करते हैं या नहीं करते, लेकिन जब आप पे वो इम्पोज की जाती हैं हायर अथॉरिटीज मैं की तरफ इससे से, एग्री नहीं गवर्नमेंट की करता, तरफ से, आई वुड रियली लाइक मैं इससे एग्री नहीं करता। देखिए कोई भी चीज़ किसी भी जगह जब तक आप उसको मेंटली एक्सेप्ट नहीं करें तो चाहे वो जितनी मर्जी इम्पोज करते हैं वो कभी भी डिमॉन्स्ट्रेट नहीं हो सकते। सही। आप लॉ एंड ऑर्डर को भी इम्पोज नहीं करते। ओके। जो सऊदी अरब का या यूएई का लॉ एंड ऑर्डर है वो लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, वो बाय फोर्स किया गया है। ओके। ठीक है ना, उसकी एक अथॉरिटी होती है, बट जो वेस्ट में लॉ एंड ऑर्डर है उसके पीछे एक सोशल बैकग्राउंड है। तो अवेयरनेस से नहीं है, ये पूरी एक माशरे में एक पूरी तब्दीली है जो आनी चाहिए, जो आ रही है, जो मैं फील करता हूँ कि आ रही है। अब अवेयरनेस ज़्यादा है। ओके। अगर आप पिछले 5 साल देखें या अभी पिछले पूरा इलेक्शन की मुहिम देखें तो लोगों ने ये पूछा कि जी एमएनए ने कितना टैक्स दिया। कल प्राइम मिनिस्टर साहब जो आने वाले प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कहा कि हम टैक्स के पैसे का खर्च सही करेंगे। तो ये चीज़ें अवेयरनेस से आएंगी। पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान एक ट्राइबल सोसाइटी है। हम एक्चुअली ट्राइबल सोसाइटी हैं। ट्राइबल सोसाइटी से आप सिविलाइज सोसाइटी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। अगर हम ये समझते हैं कि हम एक सिविलाइज सोसाइटी हैं तो हम गलत हैं। हमारे पास जो टैक्स का निज़ाम है वो 1922 में आया था। 1922 फर्स्ट टैक्स का निज़ाम आया था। 1922 से 2018 तकरीबन 150 साल का पूरा स्पैन है जब हमने इनकम टैक्स देना शुरू किया है। तो एक किसी भी कौम की लंबी तारीख में 150 साल कोई मायने नहीं रखते। इसमें हज़ारों साल चाहिए होते हैं। तो वो अभी जैसे कहते हैं ना कि वो जो टैक्स है वो हमारे माइंड में सिंक नहीं हुआ है। आप भी शायद, मैं भी बिलीव करता हूँ यार थे कि गवर्नमेंट ने लगा दिया तो हम दे देंगे, ठीक है, मगर हम ये हमारे अंदर बिलीव या ट्रस्ट नहीं है कि यार मैंने अगर दिया तो इसका फ़ायदा होगा। जस्टिफिकेशन नहीं नज़र आती, बिलीव नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, जस्टिफिकेशन नहीं है। सही। तो इस वजह से कभी भी आप देखें पाकिस्तान में टैक्स के निज़ाम में ये चीज़ नहीं। इसमें एक और बात कहने वाली नहीं है मगर हकीकत है, हमें कह देनी चाहिए। हम ये समझते हैं, हमारे यहाँ एक आम परसेप्शन ये है कि अगर हम ज़कात दे देंगे और क़ुरबानी पे 4 बकरे काट देंगे तो हमने अपना निज़ाम का वो हक़ पूरा कर दिया। हम इसको रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गॉड समझते हैं। सही है, सही है। टैक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड गॉड नहीं है। सर इसमें भी हमारी कल प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो ये बात कही थी कि वो कौम जो ज़कात और खैरात देने में सबसे आगे है, क्या रीज़न है कि वो टैक्स नहीं देती? देखिए वो रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड गॉड है, टैक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड को सिटीज़न है। 2 अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। अल्लाह ताला की रिस्पॉन्सिबिलिटी टैक्स का कोई ताल्लुक टैक्स के साथ नहीं है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी टुवर्ड्स माई कॉमन ह्यूमन बीइंग है वो टैक्सेशन है कि मेरे बरा वाले के साथ मैंने करना है वो उस। तो ये जो स्टेटमेंट है कि जी लोग जो कौम ज़कात देती है वो टैक्स क्यों नहीं दे रही, उसकी वजह ये नहीं है कि कोई है, हमारे बिलीव में नहीं है, हमारे सिस्टम में नहीं है। हमारे इसको मैं और आसान कर देता हूँ, हमारे घर साफ़ हैं, हमारी गली साफ़ नहीं है। सही। अगर आप देखें ना हमारे सबके घरों में आप दाखिल हों, गरीब से गरीब घर में जाएंगे तो घर बड़ा साफ़ होगा, गली साफ़ नहीं होगी। मस्जिद साफ़ होगी, मस्जिद के सामने वाली गली ख़राब होगी। ये सिस्टम, टैक्सेशन सिस्टम मुसलमान के माइंड में बैठ ही नहीं सकता। इसलिए कि जब तक आप ये बिलीव नहीं करेंगे कि टैक्सेशन भी एक इबादत कह लें या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लें, जब तक आप उसको, तो हमारे यहाँ क्योंकि हम बाय डीपली एक बड़े सो कॉल्ड रिलीजियस हैं तो हम हर चीज़ को वहाँ से देखते हैं।
सही, लेकिन सोसाइटी के लिए आपकी डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इस बारे में से हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन ब्रेक का टाइम हुआ है तो ब्रेक पे चलते हैं। आई एम सो सॉरी टू कट यू, और यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे कि क्यों है ऐसा हमारी सोसाइटी में और हम क्या चेंजेस कर सकते हैं अपने लेवल पे, अथॉरिटीज़ के लेवल पे, कि इस चीज़ को चेंज करें, अवेयरनेस क्रिएट करें कि टैक्स देना क्यों ज़रूरी है, उससे कितना फ़ायदा होता है मुल्क को। एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जीवन जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाहे दोस्त हो। जीवन जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाहे दोस्त हो। वेलकम बैक। टैक्स के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। जैसे बिजली ने बोला बाजी टैक्स क्या होता है, तो टैक्स क्या होता है ये उन लोगों को तो ख़ास तौर पे पता होना चाहिए जो कि जिनको हर हाल में टैक्स देना है, उनकी इनकम जो है एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा है। हमने इस बारे में बात की कि टैक्स जो है वो कुछ लोग देते हैं, कुछ लोग नहीं देते, कि जी लगता कहाँ है, दिखाई नहीं देता। तो सर व्हाट इज़ द वे कि जिसके थ्रू हमें ये नज़र आ सकता है, अगर हम मगरिब को भी हमसे देखिए मैं थोड़ा सा एक और बात क्लैरिफाई कर दूँ, शायद पहले वाले सेगमेंट में कोई बंदा मुझे मिसकंस्ट्रू करे। जो ज़कात या कुर्बानी का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हुकूकुल्लाह में है, जो आपके ह्यूमन बीइंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूकुल इबाद में है। सही। तो अगर आप इसको और आसान समझना चाहते हैं तो ये एक इंसानों के साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सही। तो हर माशरा ये चाहता है कि दूसरे आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पूरी करें। इसके लिए कोई कोड नहीं है 2.5% का। तो सोसाइटी ने, अच्छा इसमें जो बुनियादी एक और सवाल भी है कि हम ये समझते हैं कि गवर्नमेंट कोई और चीज़ है, टैक्स लेने वाला कोई और चीज़ है और देने वाला कोई और है। ये एक्चुअली एक ही आदमी, वही दे रहा है वही खर्च कर रहा है। ये हमारी गलत फहमी है। सही। अगर आप पाकिस्तान के टैक्स के निज़ाम को गौर से देखेंगी तो जो टैक्सेशन पे ट्रस्ट नहीं है लोगों का, देना नहीं चाहते ना, ट्रस्ट नहीं है, फेथ नहीं है, होप नहीं है, वो इसलिए कि जो मैं देता हूँ मुझे उसका इस्तेमाल नज़र नहीं आता, या मुझे उसका बद इंतज़ामी नज़र आती है। सही। मतलब मैं जब देख रहा हूँ कि मैं टैक्स दे रहा हूँ बहुत सारा और एक प्राइम मिनिस्टर साहब जा रहे हैं जिसके पीछे 15 गाड़ियाँ जा रही हैं, एजुकेशन फ्री नहीं है, हेल्थ फ्री नहीं, वो तो बात की बात है ना। सबसे पहला इंप्रेशन नेगेटिव होता है। सही। पहला इंप्रेशन पॉजिटिव, आप एजुकेशन नहीं है, वो पॉजिटिव इम्पैक्ट है। जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, जब मैं देखता हूँ कि मेरा दिया हुआ टैक्स ज़ाया हो रहा है, तो सबसे पहला मेरा नेगेटिव तो उस पर आता है, पॉजिटिव बाद में शुरू होता है। सही। तो इंग्लैंड में, अमेरिका में, जितने भी सिविलाइज माशरे हैं, वहाँ वो डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, जो उनके लीडर हैं वो डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि गवर्नमेंट के पैसे को वो मिसयूज़ नहीं कर रहे। मतलब आप अमानतदार हैं, जो पावर गवर्नमेंट पावर है वो उस पैसे की अमानतदार है। तो अगर उस पैसे का अब्यूज़ हो रहा है तो वो अमानतदारी में खयानत है। ये बात अगर हमें समझ आ जाए ना, अगर ये बात हम समझ जाएं तो हमारे टैक्स का मसला हल हो जाए। क्योंकि जो लैक ऑफ ट्रस्ट, लैक ऑफ होप आता है, वो आता ही इस वजह से कि जब वो देखता है कि मैं दे रहा हूँ और मेरा दिया हुआ पैसे का इस्तेमाल वो नहीं है जो होना चाहिए, तो वो आहिस्ता आहिस्ता। दूसरी फिर उसका लैक ऑफ होप इसलिए आता है कि वो देखता है कि मैं दे रहा हूँ, मुझे भी वही सड़क है, मेरे लिए भी वही गाड़ी है, मेरे लिए भी वही फैसिलिटी है, और जो नहीं दे रहा वो शायद मुझसे बेहतर है। सही। सही। तो वो ये सब चीज़ें मिल मिला के सोसाइटी को क्रिपल कर देती हैं। और जब क्रिपल कर देती हैं तो फिर वो लोगों का फेथ सोसाइटी से उड़ जाता है। किसी भी सोसाइटी की दो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, एक आम आदमी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, ये उसका ड्यूटी है, और उस ड्यूटी का एक राइट है कि वो उससे टैक्स ले। सही। अगर कोई गवर्नमेंट आवाम से टैक्स नहीं ले सकती वॉलंटरली, नॉट बाय फोर्स, ठीक है। अगर कोई गवर्नमेंट लोगों से टैक्स नहीं सकती वॉलंटरली, तो इसका मतलब है उस गवर्नमेंट ने अपना राइट ऑफ रूल छोड़ दिया। अब उसके बाद राइट ऑफ रूल नहीं है। तो आज पाकिस्तान में या पाकिस्तानी माशरे में ख़ास तौर पर जो लोग वॉलंटरी नहीं, आपने शुरू में बात की ना कि वो इम्पोज कर दें आप, हाँ इम्पोज करते हैं, इम्पोज पे आप ले लेंगे, मगर इम्पोज करने से मसला हल नहीं होता, ठीक, वॉलंटरी से मसला हल होता है। तो सर अब किस तरह से डेवलप किया जाए इस चीज़ को कि वॉलंटरली हर कोई टैक्स दे? दो चीज़ें ना, मैंने कहा दो चीज़ें। पहली बात, आप जो लोग रूलर हैं, जो लोग पावर में हैं, जो उनकी लाइफ स्टाइल है, उनका उठना बैठना, गाड़ी, मकान, दफ्तर, वो डिमॉन्स्ट्रेट करें कि वो आम आदमी के पैसे को अब्यूज़ नहीं कर रहे। सही सही। जब पहला डिमॉन्स्ट्रेशन वो होना चाहिए ना जी, पहला डिमॉन्स्ट्रेशन ये होना चाहिए कि जो आदमी जिसके पास, मैंने देखिए अल्टीमेटली पैसा जब गवर्नमेंट के पास जा रहा है ना, तो पहले वो उसको अब्यूज़ नहीं करें।
तो वो पहला टेस्ट होगा कि वो कहेगा हाँ यार मेरा पैसा जिस आदमी के पास है वो अमानतदार है। सही। हमारे हुजूर भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आए थे उनका पहला अमानतदार था, अमीन और सादिक थे। तो हुक्मरान को अमीन होना चाहिए। अमीन का मतलब ये नहीं है कि वो कोई आपके पैसे, वो पाकिस्तान के टैक्स का अमानतदार है। तो अगर वो टैक्स का अमानतदार है तो फिर वो क्या उस टैक्स को अमीन के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है या वो उस पैसे को ज़ाय कर रहा है। हो सकता है अपने पे ज़ाय नहीं कर रहा हो सकता है अपने पे ज़ाय नहीं कर रहा हो, मगर जो उसका लाइफ स्टाइल है, जो गवर्नर हाउस और प्राइम मिनिस्टर हाउस और गाड़ियाँ और उसका लेविश स्टाइल है, वो उसकी अमानतदारी में खयानत की निशानदेही करता है। सही। विजिबली तो आपको ये चीज़ें नज़र आ रही है, नेवर नो। और कितनी अगर आप इंग्लैंड में देखें, अगर आप यूरोप में देखें, टोनी ब्लेयर साहब प्राइम मिनिस्टर थे, वो रिटायर ख़त्म हुई, उन्होंने अपना सूटकेस पकड़ा, अंडरग्राउंड में बैठे घर चले गए। ठीक है ना। उनका जो लाइफ स्टाइल है, जब वो ट्रैवल करते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके पास कोई एनक्लेड नहीं होता। ठीक है। तो वो ये नहीं है कि वो कोई सादगी नहीं है, इसको हम सादगी नहीं कहते, हम इसको टैक्स पॉइंट से देखें, हम कहते हैं कि वो कौम के अमानतदार हैं पैसे के, तो वो उस अमानतदारी में पैसे को सही इस्तेमाल कर रहे हैं। पहला बात तो ये। सही। दूसरी बात है जब ये फेथ आ जाएगा, तो फिर आप उस पैसे का जो इस्तेमाल है कि सेहत, तालीम जो है वो उस तरफ फिर जाना शुरू होगा। मगर क्योंकि जब ये ना चिकन एंड एग वाली बात है, जब मैं दूंगा नहीं तो आएगा नहीं तो खर्च नहीं होगा। यू नो इट्स लाइक दिस, जब मैं दे नहीं रहा तो पैसा नहीं है तो फिर खर्च नहीं हो रहा। तो दो पार्ट है ना। तो बुनियादी जो मसला है पाकिस्तान में, वो लोग कहते हैं बजट डेफिसिट है। मैं कहता हूँ बजट डेफिसिट नहीं है, ये पाकिस्तान गवर्नमेंट और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान ट्रस्ट डेफिसिट है। आप भी बिल्कुल आप दिल से सोचें तो आप टैक्स इसलिए देते हैं कि आपको रिसीव करने वाले पे ट्रस्ट नहीं है। एब्सोल्युटली ट्रू। सिंपल। जो मैं समझ रही हूँ एज अ सिटीजन कि जब आपको किसी पे ट्रस्ट नहीं और आप टैक्स नहीं दे रहे, या फॉर इंस्टेंस वो लोग जो कि टैक्स देते हैं और रिटर्न में उनको अपेरेंटली कुछ नहीं मिलता, एट द एंड ऑफ द डे अगर वो अपने आप को इस काबिल समझते हैं, सो दे आर वन ऑफ द इमिग्रेंट्स, वो बाहर चले जाते हैं, वो बाहर जाके सेटल हो जाते हैं कि जी इतना पैसा अगर मैं बाहर जाके कमाऊंगा तो मेरी ये कंफर्टेबल जिंदगी की। तो सर ओवरऑल इससे भी मुल्क के रेवेन्यू पे बहुत फ़र्क क्या पड़ता है? दूसरी बात ये ना कि, और तीसरी बात जो होती है वो ये होती है कि हर आदमी के कमाने का एक टाइम होता है और कमा के वो टैक्स दे रहा होता है उस दौरान में। ठीक है ना। एक यंग एज में कमा रहा होता है और टैक्स दे रहा होता है। तो वो ये चाहता है कि जब मैं नहीं कमाऊँ तो गवर्नमेंट मुझे रिटायरमेंट के बेसिस पर कोई फैसिलिटी दे, ट्रैवल की। अच्छा, अब प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है, हम ये समझते हैं कि जब हम बूढ़े होंगे तो हमें बच्चे पालेंगे। देखिए ना, ये हमारी कल्चर है ना। तो पूरे ये मैं आपको बिल्कुल सिंपल, हम एक दो माशरों के दरमियान में एक तहजीब याफ्ता माशरा जो टैक्स पे डिपेंड करता है, वो हमारा आइडियल है। हम चाहते हैं वैसे रहें और रहते हम कबायली निज़ाम के तहत हैं। सही। तो दिस इज एन आयरनी इटसेल्फ। ये एक आयरनी इटसेल्फ है। दो माशरे में रह रहे हैं हम। एक हमारा माशरा है जहाँ पे हम चाहते हैं, हमारी ख्वाहिश है कि हम एक टैक्स माशरे में हो, हमें रिटायरमेंट बेनिफिट मिले, हमें सब कुछ मिले, ये हमारी ख्वाहिश है। मगर आप डीपली देखें तो हमारे कल्चर में अमीर हो गरीब हो जैसा भी हो, सब कुछ कल्चर में है कि यार मैं अपने ट्रेडिशनल ट्राइबल सिस्टम में रहता रहूँ। आई थिंक सर यू सेड इट ऑल, बिकॉज यहाँ पे हमारे इस टॉपिक को कंक्लूड करने का भी टाइम हो रहा है। और आई थिंक ये एक बड़ी अच्छी बात आप देंगे कि दिस इज द एक्चुअल इशू, और इस इशू की वजह से और बहुत सारे ये इशू सिर्फ टैक्स का नहीं है, ये पाकिस्तान के तमाम मसाइल का इशू है कि हम दो माशरों में रह रहे हैं। एक हमारा यूटोपियन माशरा है। अच्छा, मगर मैं एक बात क्लियर कर दूँ बिल्कुल कि जो चीज़ जिस माशरे को हम कहते हैं कि ये हमारा ट्रेडिशनल माशरा है, वो भी ओरिजिनली वही था जो वेस्ट का है। सही। ये दरमियान में हमने अपने फ्यूडलिज्म के तहत ख़राब किया है। द बेस्ट सोशलिस्ट सिस्टम इन द वर्ल्ड, दुनिया का बेहतरीन वेलफेयर निज़ाम इस्लाम का है। बस सर आपको आपके इसी मैसेज को लास्ट मैसेज कंसिडर करेंगे। थैंक यू सो मच सर। इसके बारे में हम ऑफ एयर तो बात करते ही रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि इतने कम टाइम में आपने अपनी पूरी कोशिश की समझाने की कि एक्चुअली टैक्स हमें अपने दिल से देना है, किसी को इन्फोर्स करने का वेट नहीं करना। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे और एक गाना होगा स्टार्ट। टेक अ ब्रेक। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्ट हो। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्ट हो।
वेलकम बैक। हम हमेशा बोलते हैं पॉजिटिव रहें अपनी ज़िंदगी में, पॉजिटिविटी पे रोज़ फोकस कर रहे होते हैं मैं, अनुशे, नसीब खान, बिजली। और आई थिंक पॉजिटिविटी माइंड से तो खैर आती है, जाहिर सी बात है, लेकिन विजुअली जब आप कोई खूबसूरत चीज़ देखते हैं, फ्लावर्स इज़ समथिंग विच इज़ लव्ड बाय एवरीवन। एक इबाना हम ऑलमोस्ट हर दिन कर रहे होते हैं, खुद भी देख रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं। और एक मुझे लगता है सीखने से भी ज़्यादा मेरे लिए तो थेरेपी है। मैं देख रही होती हूँ, आई गॉट लॉस्ट जब भी मैंने इसको देखा है। तो एज़ यूजुअल हम एक इबाना करेंगे और कुछ खूबसूरत, कुछ नया देखेंगे। कुरतुल नाम हमारे साथ हैं। हेलो, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम गुड। आपको देख के मैं खुश हो गई हूँ, पॉजिटिविटी खुद ब खुद आ गई है। सेम हियर, मैं Same भी here. आपको देख के खुश हो गई हूँ। हाय, थैंक यू। ये आज क्या हो रहा है? आज थोड़ा डिफरेंट हो रहा है। एक्सक्यूज़ मी। ये सीड पॉट्स हैं। अच्छा, सीड पॉट्स क्या हैं, थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं कि दे आर सीड्स। सीड्स ये टाइनी फॉर्म में भी होते हैं और बड़े फॉर्म में भी होते हैं। अच्छा, ये जो है सीड्स आपने देखा होगा, ये मैंने ज़रा सा इसको फलियों को खोला हुआ है। एक्चुअली ये इस फॉर्म में होते हैं, ठीक है? ये बंद होते हैं। और ये रोड साइड्स पे आपने देखा होगा ट्री है, एक गुलमोहर नाम है, उसमें ऑरेंज आजकल बहुत फ्लावर्स आए हुए हैं, बंचेस के बंचेस होते हैं उसमें। ये अगर आप नोटिस करें, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ऑब्ज़र्व किया करें चीज़ों को। हम जब गुज़र रहे होते हैं दरख्तों को, पौधों को, उसमें क्या चीज़ें लगी हुई हैं, क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो इसमें गुलमोहर में ये फलियाँ लगी हुई होती हैं जो ओरिजिनली पहले ग्रीन कलर की होती हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ड्राई होकर ये ब्राउन रंग के फॉर्म में, इस फॉर्म में ये आ जाती हैं, ठीक है? और बंचेस के बंचेस दरख्त में लगे हुए होते हैं। तो जैसे कि मैं बताती हूँ हमेशा कि जब हम कोई भी अरेंजमेंट बना रहे होते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम उसके अंदर कोई भी एक एलिमेंट डालें इंटरेस्ट का, कि उस अरेंजमेंट में हमें कोई ऐसी चीज़ हम उसमें ऐड करें जो कि वो हमारे डिज़ाइन को बहुत इन्हांस कर दे। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं इन फलियों को भी अपने अरेंजमेंट में यूज़ करूँ। तो मैंने इन फलियों को तोड़ा और एक दो डिज़ाइंस मैंने इस तरह से बनाए कि मैंने इसे एज अ होल, जैसे कि जॉइंट है पूरी फली, ये मैंने इसको एज इट इज़ ऐसे यूज़ किया। फिर मैंने सोचा कि मैं इसको ज़रा एक्सपेरिमेंट करती हूँ कि ये अंदर से कैसा है। आई जस्ट डिप दिस फली इन द वाटर और जब ज़रा सोख हुआ तो ये खुद ब खुद ये ओपन हो गया। जब ये ओपन हुआ तो मैंने इसको जब इस तरह से खोला, इसमें बहुत सारे सीड्स थे, जो ये पोर्शंस बने हुए हैं इसमें बहुत सारे सीड्स थे। अगर हम उन सीड्स को स्प्रिंकल कर दें किसी भी पॉट के अंदर, देन इट विल बिकम अ प्लांट। तो मैंने इसके अंदर से सीड्स को रिमूव कर दिया, इसको साफ़ कर लिया और साफ़ करने के बाद मैंने इसको अपना एक स्टैंड बनाया। उसमें अब अगर मैं इनिशियली फ़र्स्ट स्टेज से बताऊंगी मैंने किस तरह से कहाँ कहाँ लगाया, ऑफ कोर्स इट टेक्स टाइम और हम इतनी चीज़ें मैनेज नहीं कर पाएंगे, मगर मैं इस तरीके से कोशिश करूँगी बताने की कि आपको एक रफ़ आइडिया हो जाए कि आप किस तरीके से इसको आपने स्टैंड के अंदर यूज़ किया। ठीक है। जैसे कि अच्छा, एक हमेशा सवाल है जी कि यहाँ से जो आपने इसको ज्वाइन किया हुआ है, ये ग्लू, ये किस चीज़ से मैंने जो ज्वाइन किया हुआ है वो इसलिए किया है कि कुछ को मैंने सिंगल वे में लगाया हुआ है, जैसे कि मैंने सिर्फ इस तरीके से इसको मैंने इसमें चिपकाया हुआ है और कुछ को मैंने दोनों साइड्स को मैंने बीच में ऐसे रख के और इसके अंदर मैंने ग्लू गन आप यूज़ कर लें या कोई भी आप ग्लू यूज़ कर लें और थोड़ी देर आप पकड़ के रखें और जब ये ड्राई हो जाएगा इट विल बिकम ड्राई और फिर ये स्टिक हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने यूज़ किया है। अच्छा, स्टैंड के लिए मैंने फिर वही है कि आपने एक लकड़ी का स्टैंड बनाया, इस पे एक लोहे का मैंने रॉड से लगाया छोटा सा, और ये जो चीज़ है यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज़ ब्रांच, ये दरख्त की ब्रांच है जो कि हमेशा कोई ट्विस्टेड होती हैं, कोई भी आपको पड़ी हुई मिलती हैं, आप उसको अच्छे से प्रोसेस करते हैं, धोते हैं, उसको ब्लीच करते हैं, कलर करते हैं। अक्सर इसके ऊपर अगर आप बूट पॉलिश कर दें ब्राउन कलर का तो ये बहुत अच्छा शाइनी सा हो जाता है, लेकर स्प्रे कर दें आप इसको। फिर मैंने इस लकड़ी को इस स्टैंड के अंदर इंसर्ट किया यहाँ से और इसके अंदर ग्लू डाला, तो ये हमेशा के लिए बिल्कुल पक्का हो गया है, अब ये हिलेगा नहीं अपनी जगह से। इस लकड़ी के ऊपर फिर मैंने ये किया कि मैंने इन सीड स्पॉट्स को, फ्लो जो है हमारा ब्रांच का, अब अगर हमारे ब्रांच जो है इस तरीके से जा रही है तो वी हैव टू गो अकॉर्डिंग टू द लाइन। और लाइन में जाना इसलिए ज़रूरी है कि हमें 3D इफ़ेक्ट मिलता है। अब देखें
नेचर है, एक दरख्त है, एक दरख्त को हम कभी भी नहीं देखते कि वो एक फ्लैट सा दरख्त है, उसकी ब्रांचेस होती हैं, ब्रांचेस आगे से भी आ रही हैं, पीछे से भी आ रही हैं, तो इट मेक्स द ट्री अ वेरी आर्टिस्टिक, इन एन आर्टिस्टिक फॉर्म। तो एग्जैक्टली जब हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं हम उसको नेचर से करीब करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए फिर हम ये करते हैं कि जैसे कि आप देखें कि अगर मैंने इस ब्रांच को फॉलो किया है तो मैंने ये नहीं किया कि मैंने सारी चीज़ें जो हैं वो एक लाइन से सामने के साइड पे लगा ली। मैं कुछ चीज़ें मैंने आगे सीड्स लगाए हैं, कुछ पीछे लगाए हैं, एंड आई एम गोइंग अकॉर्डिंग टू द लाइन ऑफ द ब्रांच। ये हॉरिजॉन्टल थोड़ा सा कर्व्ड वे में आ रहा है क्रिसेंट स्टाइल में। अगर फ़र्ज़ करें कि हमारा ब्रांच ये स्ट्रेट वर्टिकल होता तो ऑफ कोर्स मैं इसको वर्टिकल वे में सीड्स को मैं यूज़ करती, सीड पॉट्स को, मगर फिर अगेन आई विल यूज़ इट लाइक यू नो अप एंड डाउन और फ्रंट पे और बैक पे करके। जब हमने ये चीज़ें कंप्लीट जब चीज़ें कंप्लीट कर ली, फिर आखिर में हमारी बारी आती है कि हम इसमें फ्लावर्स कैसे लगाएं, हम इसमें फॉलिएज कैसे लगाएं। क्योंकि जब हम एक डिज़ाइन कंप्लीट कर लेते हैं तो एक चीज़ और भी है आयशा कि आज मैंने कोशिश ये की है कि मैं आर्टिफिशियल फूल यूज़ करूं। आज मेरे पास कोई चीज़ भी फ्रेश नहीं है, ये मेरे पास ड्राइड प्लांट मटेरियल है, दीज आर ड्राइड प्लांट मटेरियल जो ब्रांच है और सीड पॉट्स हैं। और इसके अलावा मैंने कोशिश ये की है कि मैं आर्टिफिशियल यूज़ करूं फ्लावर्स। अब आर्टिफिशियल फ्लावर्स के लिए अगेन बहुत सारे मेथड्स होते हैं। हम इसको एक वाज़ में भी डेकोरेट कर सकते हैं, जो कि मैं इसलिए चाह रही थी कि अक्सर लोगों को अगर प्रॉब्लम होती है कि आप रोज़ाना फ्रेश अरेंजमेंट करें तो आपको फिर निकालना, फिर दोबारा से उसको आपने रीअरेंज करना, तो इट विल बिकम मोर ईजियर इफ़ यू आर डूइंग द अरेंजमेंट विद आर्टिफिशियल फ्लावर्स। उसमें सिर्फ ये होता है कि आपने एक दफ़ा बना के आपने किसी भी अच्छे से जगह को उसको प्लेस कर दिया और फिर आपने उसको हल्का सा ब्रश से जो मिट्टी जम जाती है अक्सर ऊपर, तो आपने उसको साफ़ कर लिया और काफ़ी अरसे तक चलता है वो। फिर अगर आपका देख देख के अगर आप बोर हो गए तो फिर आप उन फ्लावर्स को चेंज कर सकते हैं। तो आज मैं कोशिश ये करूँगी, आज एक हम ये नेक्स्ट टाइम हम करेंगे क्या कि हम इनको वास के अंदर ड्राई फोम या स्टायरोफोम के अंदर डाल के, और मैं बताऊंगी कि आर्टिफिशियल फ्लावर्स को हम एक अरेंजमेंट कैसे बनाते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि हम कोई क्रिएटिव सा स्टैंड बनाएं और उसके अंदर हम इन फूलों को लगाएं और फिर हमारा ये मास्टरपीस बन जाता है और फिर हम इसे किसी भी कॉर्नर के ऊपर डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत लगता है देखने में। परफेक्ट। यहाँ पे हमारे पास ब्रेक का टाइम भी हुआ है, ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद हम इस पे फ्लावर्स लगाएंगे अभी? जी, इस पे फ्लावर्स नाइस, आई विल ट्राई। मैं भी कुछ मैं तो गड़बड़ी करूंगी, बट लेट्स सी अगर मैं कोई चीज़ इस पे अटैच कर पाती हूँ। यानी ब्रेक के बाद इकेबाना इसमें भी फ्लावर्स लगेंगे। टेक अ ब्रेक। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो। वेलकम बैक। इकेबाना हो चुका है स्टार्ट, और कोई चीज़ कितनी भी खूबसूरत हो, फूल उस पर 4 चांद लगा देते हैं। Exactly. हम इस पे 4 फूल लगाएंगे। जी, फ्लावर्स लगाने का टाइम आ गया। फ्लावर्स अब मैं ये बता रही हूँ कि मैं आर्टिफिशियल फ्लावर्स जो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, मैंने इसके अंदर जैसे कि मैंने जब फ्रेश भी यूज़ किया है, दीज फ्लावर्स आर कॉल्ड क्रिजेंथेमम। अच्छा, ये जो है बहुत महंगे फ्लावर्स भी मिलते हैं जो इम्पोर्टेड होते हैं आर्टिफिशियल में भी, और ये जो है बिल्कुल लोकल है जो कि बहुत सस्ता है। हार्डली आई थिंक 500-400 का ही पूरा बंच मिला था। अच्छा, ये बंच के फॉर्म में होता है। इसको लगाने का तरीक़ा क्या है कि इसे हम, अगर हमें कुछ भी नहीं आता अरेंज करना, तो हम इसे एज़ इट इज़ किसी भी कंटेनर में डाल देते हैं इस तरीके से। मगर आप इसको अगर कोई आर्टिस्टिक वे में यूज़ करना चाहते हैं अपने स्टाइल के साथ, कंटेनर के साथ, किसी प्रॉप के साथ, तो हम क्या करते हैं, देखिए इसके अंदर बहुत सारी ये हैं, ठीक है, अलग अलग से आपके ये लगे हुए हैं फ्लावर्स। इसको आपने क्या किया कि आप इसको काट लें, पहले इसको अलग कर लें इससे। अच्छा, मैं जो हमारे इक्विपमेंट्स जो होते हैं फ्लावर अरेंजिंग के लिए, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि ये मैं यूज़ करती हूँ हमेशा फ्रेश फ्लावर्स को काटने के लिए। आपने अलग रखना होता है, ये नहीं कि आपने इसके साथ आप वायर को काट रहे हैं। दिस इज़ नोन एज वायर कटर। तो वायर कटर के साथ हम इसको काटेंगे। अगर आपने इन कैंचियों से काटा तो ये आप स्पॉइल कर देंगे, खराब हो जाएगा सीजर को अपने। तो हमने जब इसमें से बंच में से हमने एक फूल निकाला, और फूल निकालने के बाद बहुत क्लोजली, क्योंकि हमारा डिज़ाइन ऐसा है कि हमें लंबे स्टिक्स नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल अपनी जो फलियां हैं इनको छुपाना नहीं है,
ये भी हमारा नज़र आना चाहिए, और हम जो इसके अंदर लगा रहे हैं ग्रीन्स और फ्लावर्स, ये भी हमें नज़र आना चाहिए। तो हम इसके लिए ज़ाहिर बात है कि अगर हम इतनी लंबी स्टेम यूज़ करेंगे तो ये हमारे लिए मज़ेदार नहीं लगेगा, ये बहुत ज़्यादा इसको छुपाएगा, ब्लॉक करेगा। तो हमने क्या करना है, इसको हमने बिल्कुल इसके बॉटम के साथ काट लिया। और ये येलो ऑलरेडी इतना पॉपअप हो रहा बिल्कुल। है कि अगर अंदर करके भी लगाएं तो भी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, हमने ये बहुत छोटा सा करके इसको काटा। उसके बाद हम ग्लू गन भी यूज़ कर सकते हैं, वरना कोई चीज़ भी हमारे पास स्टिक करने के लिए हो। और फिर हमने ये देखना है कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे अभी मैंने ब्रेक में, जैसे एक मैंने यहाँ पे लगाया है, एक इधर लगाया है, एक मैंने साइड्स में लगाया है, और हमने इसके फ़्लो के साथ साथ ही चलना है। तो मैंने इसको यहाँ पे, अच्छा ये जब हम लगा रहे होंगे तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अगर हमने लगाया और ये गिर गया, क्योंकि ये जब गीला होता है इट टेक्स टाइम। थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, ऑटोमेटिकली स्टिक हो जाएगा। तो अगर अभी फ़र्ज़ करें कि लगाते वक्त गिर भी जाए या आप घर पे लगा रहे हों तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और थोड़ा सा आप टाइम लगाएंगे, 5-10 मिनट में ख़ुद ब खुद चिपक जाएगा ये। लेकिन हमारा मेन मकसद यहाँ पे ये है कि हम सिर्फ बता रहे हैं, आइडिया दिखा दें, डिज़ाइन बता दें। डिज़ाइन बता दें। अच्छा, एक इसमें आप देखें, एक और चीज़ भी है जो कि सोचते हैं बैठ के हम कि भाई इसमें हम और क्या चीज़ ऐसी ऐड करें जो कि थोड़ा सा हमें इंटरेस्टिंग लगे। तो इसमें ये चीज़ जो है ये चीज़ जो है, ये है क्या? ये अगर पिछले शोज़ में अगर आपको याद हो तो मैंने पानी के ऊपर ग्लू गन से बनाया था एक नेट टाइप की चीज़। तो मैंने वो बना के और इसको वायर लगा के मैंने इस शेप में काट लिया, और ये बीन्स की शेप में काटा, और मैंने कहीं कहीं पे इसको एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट डालने के लिए मैंने कहीं कहीं पे इसको इस तरह से चिपका दिया है। तो ये आप इसके अंदर अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, जैसे कि हमेशा मैं कहती हूँ किसी में आपने कोई छोटे से पाइन कोन्स लगा दिए, कुछ और लगा दिया। अच्छा, ये फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स में और भी ऐड करूँगी। इस तरह से ग्रीन्स भी मिलते हैं, ठीक है, ये भी बंच में आता है। इस ग्रीन को भी हमने क्या किया कि हमने इसको काट लिया, इसको हमने इससे अलग करना है, सेपरेट करना है। ये काटने के बाद अगेन वी विल पुट सम ग्लू, और ग्लू करने के बाद फिर हम देखेंगे कि हम इसको किस डायरेक्शन में यूज़ करें कि हमारा डिज़ाइन जो है पूरा कंप्लीट हो जाए, कहीं से एम्प्टी लुक नहीं आए। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने ग्रीन्स लगाए, यहाँ लगाए, यहाँ लगाए। अब आप बताएं मुझे आयशा, कहाँ से हमें लग रहा है एग्जैक्टली? वाओ, यू आर वेरी मच राइट, यू आर वेरी मच राइट। हमने यहाँ करना है। अच्छा, हमने इसको इस डायरेक्शन में क्यों किया है? इसलिए हमने इस डायरेक्शन में किया है कि हमारे ये फलियाँ इस डायरेक्शन में जा रही हैं, तो हमारी ये चीज़ें जो हैं इट विल गो दिस वे। और ये हमने इसको ऐसे नहीं लगाया उल्टा करके, हमने इसको इस डायरेक्शन में किया है बिकॉज ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मैं इसलिए छोटी छोटी चीज़ें बहुत डिटेल में बताती हूँ ताकि समझने में आसानी हो, अच्छी चीज़ें और गलती नहीं हो। क्योंकि अगर मैं इतनी ज़्यादा चीज़ें डिटेल में नहीं बताऊँगी तो एक समझने वाले को, जो कि बहुत थोड़े सी टाइम में समझ रहा है, उसको मुश्किल होती है समझने में। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं थोड़ा सा डिटेल बताऊं कि मैंने किस तरीके से लगाया है। अच्छा, बार बार मैं इस तरफ से इसलिए घुमा रही हूँ इसको क्योंकि मैंने सामने से भी देखना होता है कि मेरी डायरेक्शन सही है कि नहीं है। अच्छा, अगेन आई फील कि दिस इज़ एम्प्टी एरिया, ओके, देन आई विल पुट हियर ऑल्सो। ऑलराइट, ठीक है, यहाँ हमने लगाया, और हम अब यहाँ पे थोड़े से फ्लावर भी यूज़ करेंगे। अच्छा, मैंने येलो फ्लावर, जैसे आपने मुझे बताया कि बड़ा अच्छा स्ट्राइकिंग कलर है, और चूंकि मैंने येलो इसलिए यूज़ किया है कि ये ब्राउन है, इसके साथ मुझे येलो बहुत अच्छा लगेगा। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये पिंक भी है, ठीक है। इफ़ आई विल पुट पिंक ओवर हियर, जस्ट सी द डिफरेंस। ये ब्राउन के साथ येलो, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मैं सिर्फ ये मिसाल देने को बता रही हूँ कि जब हम अरेंज करते हैं कोई भी चीज़, सो वी हैव टू सी द कलर्स, वी हैव टू सी द साइज़ ऑफ द फ्लावर कि हमारा कितना बड़ा फूल है, हमारा डिज़ाइन कैसा है। अगर मैं इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े बहुत सारे फूल लगा दूँगी और इन फलियों को मैं छुपा दूँगी तो कोई फ़ायदा नहीं है, मेरा ये पीस बेकार हो जाएगा और सिर्फ हमारे फूल नज़र आएंगे, मेरी डिज़ाइनिंग बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी। तो मेरी कोशिश क्या है कि हम काम ऐसा करें कि हमारा डिज़ाइन भी नज़र आए, और अच्छा, ज़रूरी भी नहीं है कि हम हर चीज़ को सामने रखें। जैसे कि फूल मैंने ये इस साइड पे लगाया है, अंदर मैंने कोशिश ये नहीं की कि मैं इस फूल को फ्रंट पे लगाऊं, क्योंकि थोड़ी सी ये हिडन ब्यूटी है
थोड़ा सा बैक से भी फूल नज़र आ रहा है, थोड़ा सामने से फूल नज़र आ रहा है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं आपके डिज़ाइन को बहुत खूबसूरत बना देती हैं और ब्यूटीफाई कर देती हैं। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जितना आपके पास मटेरियल है आप सब यूज़ कर लें उसको। बस 1 मिनट हमारे पास है। बिल्कुल, तो 1 मिनट में ही हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। सामने तो मैंने फ्रंट पे तकरीबन लगा दिया है और मैं ये हमारा बैक है, ये हमारा बैक है, मगर बैक को भी खूबसूरत नज़र आना चाहिए तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक फ्लावर जो है ये मैंने बैक के ऊपर भी लगा दिया। ज़रूर लगाइए। बहुत बहुत शुक्रिया रतलन आपका, Thank you so हमेशा much. की तरह हमारे इस टेबल को, Thank हमारे you so कैफे को much. खूबसूरत बनाने के लिए। आपके पास अभी भी 1 मिनट है, आप आराम से अपने जो फिनिशिंग टचेज़ हैं वो ज़रूर करती रहें। आज Okay. की सोच, हमारी कोशिश होती है कि हम हमेशा आज की सोच जो है वो ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करें कि किसी भी शो को करने का मकसद क्या होता है। टैक्स पे हमने बात की, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम हमेशा बात करते हैं एक अच्छी माँ, एक अच्छी बेटी, एक अच्छी बहू, लेकिन एक अच्छा सिटीज़न, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप दुनिया के किसी भी कोने में जाके रह लें, लेकिन एक मुल्क में, एक शहर में तो आपको ऑफ कोर्स रहना है और उसमें रहने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अदा करनी है। अगर आप एक्सपेक्ट करती हैं कि वो शहर, वो मुल्क, वो कौम आपके लिए कुछ करे, वो अथॉरिटीज़ आपके लिए कुछ करें, तो सबसे पहली चीज़ जो आप अपने साथ कर सकते हैं वो इंसाफ है, और जो कि आप दूसरों से भी एक्सपेक्ट करेंगे डेफिनेटली। सो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आप टैक्स पेयर हैं या नहीं है, यानी आपको टैक्स पे करना चाहिए बेसिकली या नहीं करना चाहिए, और उसको पता करने के बहुत सारे ज़राए हैं। हम कहते हैं व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ ऑलवेज अ वे। पता करें, अगर बनता है तो ज़रूर दें, ताकि हमारा रेवेन्यू इतना जनरेट हो कि आने वाले बहुत कम अरसे में हम फ़ख्र से कह सकें कि हम पाकिस्तानी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मुलाकात होगी मंडे के दिन, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू कुरतलन सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो।